इंडिया में लॉ पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए कोई और बॉडी होती है, और जो बॉडी लॉ को इंप्लीमेंट करती है वो लॉ को चेक नहीं करती। यानी लॉ चेक करने के लिए कोई और ऑर्गन होता है। इसका मतलब गवर्नमेंट के तीन अलग अलग ऑर्गन होते हैं, और वो तीन अलग अलग ऑर्गन के पास अपनी तीन अलग अलग पावर होती है। एक लॉ को इंप्लीमेंट कर सकता है, एक लॉ को बना सकता है, और एक लॉ को चेक कर सकता है। इन तीनों ऑर्गन को हम इस एक वीडियो में पढ़ने वाले, और साथ ही हम पढ़ने वाले कि सर देश में असली पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास या फिर प्रेसिडेंट के पास। और ट्रस्ट मी, इस एक वीडियो के बाद आपको किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स को या एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्यूचर के चैंपियन और माँ बाप के लाडलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित सर, और इस वीडियो में हम क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी का 6 चैप्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का वन शॉट रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं इस न्यू चैप्टर की ओर। पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, लेजिस्लेचर क्या है और एग्जीक्यूटिव क्या है, इन सबको हम इसी एक वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि सर हमारी जो देश में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तीन अलग अलग ऑर्गन है। गवर्नमेंट के तीन अलग ऑर्गन है, एक का नाम है लेजिस्लेटिव, एक का नाम है एग्जीक्यूटिव और एक का नाम है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो होगा वो लॉ को इंप्लीमेंट बनाएगा, वो लॉ मेकिंग बॉडी है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को इंप्लीमेंट करेगा। लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए हुए लॉ को एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगा। और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इन दोनों ने जो लॉ बनाया और इंप्लीमेंट किया है वो कहीं हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए एक बॉडी होती है जिसे मैं कहता हूं जुडिशरी, जो डिस्प्यूट सॉल्व भी करता है और उसका काम है लॉ को चेक करना। तो ये गवर्नमेंट के तीन अलग अलग ऑर्गन होते हैं, तीनों के पास अलग अलग पावर है। इसको हम और अच्छे से आगे पढ़ने वाले, ठीक है। इंट्रोडक्शन को अगर मैं देखूं तो इंडिया गेन इंडिपेंडेंस आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइसेस बाय मेनी पीपल। कि सर इंडिया को काफी सालों बाद देश में आजादी आई है। क्यों आजादी है? क्योंकि देखो फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर ने कई सारा सैक्रिफाइसेस किया। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोन मूवमेंट हुआ। 1857 में जब इंडिया में पहली बार रिवॉल्ट हुआ था, सिपाही के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1947 में देश में आजादी है, यानी ऑलमोस्ट 90 साल लगे 1857 से 1947 तक। तो आप ये देख सकते हो कि एक लॉन्ग स्ट्रगल था। आजादी ऐसे नहीं कि एक दिन में आ गई, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रगल था, कई सारे फ्रीडम फाइटर का सैक्रिफाइसेस था। और जब देश आजाद हुआ तो सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया कुड नाउ डिसाइडेड देयर ओन गवर्नमेंट। अभी जो फ्री इंडिया के जो सिटीजन है वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट किसकी होगी। अभी तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रहे थे, गोरे लोग अभी तक हमारे देश को चला रहे थे, अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो थे, इंग्लिश जो थे, वो अभी तक हमारे देश में चला रहे थे, अभी तक हमारे देश में रूल कर रहे थे। अब हम एज ए सिटीजन फ्री इंडिया के सिटीजन, अब हम डिसाइड करेंगे कि भैया हमारे देश में गवर्नमेंट किसकी होगी। और वो डिसाइड कैसे करेंगे? किसी को भी बना देंगे क्या? नहीं, इलेक्शन होगा। क्या होगा? इलेक्शन होगा। इलेक्शन में आप एज ए सिटीजन वोट करोगे, और जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। अब इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, प्रोसेस क्या होगी, ये सारी चीजें बताने के लिए एक रूल बुक होती है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट के लिए भी रूल्स होता है कि 2 बैट्समैन जाएगी, एक बॉलर जो होगा एक ओवर में 6 बॉल करेगा, 10 थोड़ा डाल के आ जाएगा, उसको जितना मर्जी होगा उतना तो ना डाल देगा। तो 6 बॉल ही डाल सकता है कि टपक टपक बॉल जाएगा बाउंड्री तक तो 4 रन, डायरेक्ट जाएगा तो 6 रन। तो एक रूल्स होता है, स्पोर्ट को खेलने के लिए रूल्स होता है, वैसे भी देश को चलाने के लिए भी एक रूल्स होता है। उस रूल्स को मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला जो मेजर स्टेप था ना आजाद भारत का, फ्री इंडिया का, वो था कि हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। फ्री इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए हमें क्या बनाना है? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे वैल्यूज की बात की है। उसमें से एक जो प्रिंसिपल्स था नेशन के लिए वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि हमारे देश में जो इलेक्शन होंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस होंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या कहता है कि सर आपके देश में सिटीजन का, अगर आपके देश में कोई एडल्ट सिटीजन है, अब इंडिया में एडल्ट की एज जो है ना 18 है वोटिंग देने के लिए। पहले 21 हुआ करती थी, लेकिन 1988 में राजीव गांधी जी ने 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वोटिंग एज 21 से 18 कर दी, ठीक है। तो अभी करंटली इंडिया में वोटिंग एज 18 है, पहले 21 हुआ करती थी, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहता है कि अगर आप एडल्ट हो, यानी आप 18 प्लस हो या 18 हो, तो आपका रिलीजन कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, सेक्स कोई भी हो, रेस कोई भी हो, डजंट मैटर, आप इलेक्शन में वोट कर सकते हो। यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, उसका जो फाउंडेशन प्रिंसिपल था नेशन के लिए वो ये था कि देश में अगर गवर्नमेंट देश के लिए बन रही है ना, गवर्नमेंट अगर देश के लिए बन रही है ना, तो देश का हर सिटीजन उस गवर्नमेंट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, उसका वोट मैटर होना चाहिए। इसलिए हर किसी को वोटिंग राइट दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद पीपल जो होगी ना, पीपल इलेक्शन में क्या करती है? पीपल से। अब पीपल्स अपना वोट के थ्रू इन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, ठीक है।
लोकसभा में जाएंगे, ये डायरेक्टली। अब लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इस पर एक डिटेल में वीडियो में बना के रखा हूं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको लोकसभा और राज्यसभा का आपको एक डिटेल में वीडियो मिल जाएगा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोग उस देख लेना कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है करके, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो पीपल हो गए, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे डायरेक्टली इलेक्ट करके, यानी आप लोगों ने इन्हें वोट दिया और ये लोकसभा में जाकर क्या बन गए, मेंबर बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पीपल डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, कि सर ये जो पीपल है वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव है गांधीनगर के, नागपुर के, ये लखनऊ के हो गए, वाराणसी के, वैसे ही ये अलग अलग एरिया के रिप्रेजेंटेटिव है। तो लोकसभा में टोटल 543 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं जो इंडिया के 543 अलग अलग एरिया से आते हैं, और इन्हें या बिठाता कौन है, तो इंडियन पीपल जो एडल्ट है, जो इलेक्शन में वोट देकर, ये लोग इलेक्शन में वोट देकर इन्हें इलेक्ट करते हैं। ठीक है, the people directly elect their representative to become the member of Lok Sabha. Majority group from among these elected representative form the government. अब क्या होता है कि सर आपने तो बोल दिया कि ये 543 जो लोग होंगे ये लोकसभा में बैठ जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट कौन बनाएगा? अब इन 543 में से मेजोरिटी, और लोकसभा का मेजोरिटी का नंबर है 272, जिस पॉलिटिकल पार्टी को 272 रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास 272 रिप्रेजेंटेटिव या 272 एमपी हो गए, वो पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल होगी गवर्नमेंट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? गवर्नमेंट। अब जैसे करंटली बीजेपी के पास क्या है, मेजोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, सपोज कि अगर इंडिया में करंटली बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी के पास गवर्नमेंट बनाने के लिए आपके पास 272 रिप्रेजेंटेटिव, 272 एमपी होना चाहिए, तब जाके आप क्या बना सकते हो, गवर्नमेंट। सर अगर 272 नहीं है, 240 ही है, जैसे करंटली बीजेपी के पास आई थिंक 240 एमपी है, 240 रिप्रेजेंटेटिव है, तब क्या होगा, तब बीजेपी क्या करेगी, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मिलाकर ये जो मेजोरिटी नंबर है उसको उसके आगे बढ़ जाएगी। यानी सपोज कोई पार्टी होगी ए नाम की, उस ए पार्टी ने अपने 50 रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी के फेवर में दे दिए, तो टोटल कितना होगा, 290, तो आप मेजोरिटी के आगे चले गए ना। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सर अगर आपको देश में गवर्नमेंट बनाना है, तो ये जो लोकसभा है, ये लोकसभा, इस लोकसभा के 543 एमपी में से आपके पास 272 से ज्यादा एमपी होना चाहिए, तब जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल होगी गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी फेल टू सिक्योर अ मेजोरिटी, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये मेजोरिटी नंबर नहीं मिला, तब क्या होगा, इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी फेल टू सिक्योर अ मेजोरिटी, देन 2 और मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी, 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी आपस में साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी और वो मेजोरिटी को सिक्योर करेगी। जैसे एक पार्टी है उसको 200 सीटें में 200 एमपी है, दूसरी पार्टी है उसके पास 100 एमपी है, तो ये ए और बी दोनों साथ मिलकर टोटल नंबर हो जाएगा 300, और आपको चाहिए कितने, 272, तो आप 300 से 272 से आगे बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सर पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे और वो लोकसभा के मेंबर बनेंगे। ठीक है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मेजोरिटी ग्रुप होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी देश में क्या बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। यानी अब आपको ये पता चल गया कि देश में गवर्नमेंट लोकसभा से बनती है। कहां से बनती है, लोकसभा से बनती है। अब लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसके लिए मैं बार बार बोल चुका हूं, आप एक वीडियो देख लेना, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, सर पार्लियामेंट क्या है, तो सर पार्लियामेंट जो है ना, अगर पार्लियामेंट की बात करूं तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है ना, सुप्रीम लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब ऐसी बॉडी जो हमारे देश में लॉ बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, अंधा कानून नहीं, दिखने वाला कानून। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है ना सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। पार्लियामेंट जो है हमारे देश की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और पीपल के द्वारा इलेक्ट हुए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाते हैं। ठीक है, और इस पार्लियामेंट का काम है कंट्रोल करना, गाइड करना गवर्नमेंट के वर्क को। तो गवर्नमेंट के वर्क को कंट्रोल गाइड करना किसका काम है, पार्लियामेंट का काम है। इंडिया में जैसे मैंने अभी बताया कि सर करंटली 2024 में ना लोकसभा की इलेक्शन हुए थे और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। किसकी गवर्नमेंट बनी, बीजेपी की। तो 2024 में जो लोकसभा की इलेक्शन हुए वो इंडिया में 18 लोकसभा इलेक्शन थे। कौन से, 18 लोकसभा। राज्यसभा के इंडिया में हम लोग इलेक्शन में वोट नहीं देते, राज्यसभा के इलेक्शन में पीपल वोट नहीं करता, हमारे देश के एमएलए वोट करते। ठीक है, तो करंटली 2024 में जो लोकसभा की इलेक्शन है जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये लोकसभा के 18 इलेक्शन थे। और इंडिया में लोकसभा के जो पहले इलेक्शन हुए थे वो 1952 में हुए थे, 1951 1952 में हुए थे। ठीक है, 1951 होना चाहिए, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, उसके अलावा पार्लियामेंट की अगर बात करूं, सर पार्लियामेंट किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट हमारे देश की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है। और पार्लियामेंट का कंपोजिशन देखें तो पार्लियामेंट में होता है एक लोकसभा, एक राज्यसभा और उसके अलावा होता है प्रेसिडेंट।
ये चीज याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सर राइट द नेम ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो एक है लोकसभा, ये ग्रीन वाला लोकसभा, रेड वाला राज्यसभा, रेड वाला राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा ये पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, लेकिन पार्लियामेंट किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो लोकसभा से मिलकर बना हुआ है, राज्यसभा से मिलकर बना हुआ है और प्रेसिडेंट से मिलकर बना हुआ है। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर क्या बना हुआ है, हमारे देश का पार्लियामेंट बना हुआ है, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट कंपोज द प्रेसिडेंट, कि इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है और साथ में लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी होगा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। क्यों, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लोकसभा के जो मेंबर है इन्हें पीपल ने इलेक्ट किया। किसने इलेक्ट किया, पीपल ने। अब पीपल किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेज रही है, तो पीपल के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिस हाउस में बैठेगा उसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। और हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब कि राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव होगी इन्हें इंडिया का एमएलए इलेक्ट करेगा। कौन इलेक्ट करेगा, एमएलए। और एमएलए जिस बॉडी का मेंबर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को एमएलए कहते हैं, विधायक कहते हैं, ठीक है। वो पंचायत वाला विधायक, जो आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी ना, तो उसमें जो विधायक है वो एमएलए, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बिलोंग करता है। इसलिए ये एमएलए के द्वारा इलेक्टेड हुई बॉडी को हम राज्यसभा कहते हैं, इसलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया। तो राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा लोअर हाउस। अब ये मत समझना कि सर लोकसभा लोअर हाउस है, लोकसभा के पास पावर कम होगी, और राज्यसभा अपर हाउस है तो राज्यसभा के पास पावर ज्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं समझना। एक्चुअली में जो मोर पावरफुल हाउसेस है ना, वो लोकसभा है। द मोस्ट पावरफुल हाउस है वो लोकसभा, क्योंकि गवर्नमेंट यहां से बनती है ना भाई। और आगे आपको बताऊंगा मैं कि लोकसभा में कितने क्या क्या और चीजें हो सकती है जो राज्यसभा में नहीं होती है करके, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर विथ टू हाउसेज इज कॉल्ड ए बाई कैमरल सिस्टम। बाई मीन्स टू, कैमरल मीन्स चैम्बर या हाउस। देखो मैंने अभी क्या बोला, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। इसका मतलब इंडिया में कंट्री के लिए, हमारे देश में जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो जो पार्लियामेंट है ना, जो पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है, इस पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। यानी पार्लियामेंट ना दो हाउसेस को लेकर चलता है, लोकसभा को और राज्यसभा को। तो ये दो हाउसेस वाले सिस्टम को ना बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई कैमरल। ऐसा कंट्री जहां पे टू हाउसेस का स्ट्रक्चर हो, उस कंट्री को मैं बाई कैमरल सिस्टम को फॉलो कर। वो कंट्री कौन सी सिस्टम को फॉलो करता है, बाई कैमरल सिस्टम को। तो हमारा जो कंट्री इंडिया में पार्लियामेंट भी है और पार्लियामेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा भी है, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर विद टू हाउसेज इज कॉल्ड अ बाई कैमरल सिस्टम। तो हमारे यहाँ बाई कैमरल सिस्टम है, यानी हमारे यहाँ दो हाउसेज का सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद टू सपोर्ट फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में एक और हाउस है जिसे मैं राज्यसभा कहता हूं, ठीक है। राज्यसभा टू रिप्रेजेंट स्टेट। राज्यसभा क्यों क्रिएट किया गया था, राज्यसभा को क्रिएट किया गया था स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और लोकसभा को इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव को, पीपल को रिप्रेजेंट कर सके। तो पीपल को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, पीपल अपना वोट देकर इन रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में भेजेंगे और ये रिप्रेजेंटेटिव पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टेट को, इंडियन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा को क्रिएट किया गया था, ठीक है। इसलिए राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे ना, वो इंडिया में एमएलए जो है ना, हर स्टेट के एमएलए इलेक्ट करता है। पीपल इलेक्ट नहीं करते, एमएलए। और एमएलए स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और स्टेट की बॉडी को ही मैं राज्यसभा कहता हूं। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है। तो फेडरलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और एक और चीज, राज्यसभा का जो इलेक्शन मैटर है वो बिल्कुल अलग है। लोकसभा में तो पीपल वोट करते हैं, राज्यसभा में पीपल वोट नहीं करते, राज्यसभा में एमएलए वोट करता है। और सर फेडरलिज्म मतलब क्या, सर फेडरलिज्म मतलब कि शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड लोकल बॉडी, डिवीजन ऑफ पावर। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पावर जो है ना अलग अलग लेवल में शेयर करते हैं। टॉप में पूरे देश को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर्टिकुलर स्टेट को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, और एक पंचायत को चलाने के लिए, म्युनिसिपैलिटी को चलाने के लिए लोकल गवर्नमेंट है। तो ये जो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर शेयर हो रहा है ना, इसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइड बिटवीन थ्री लेवल ऑफ या मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक आपकी सेंट्रल लेवल होगी जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेगा। एक होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, जिसे जहां चीफ मिनिस्टर होगा। और एक होगी लोकल गवर्नमेंट, जहां आपका गांव में पंचायत होगी, सरपंच होगा, और म्युनिसिपैलिटी में मेयर होगा। तो ये जो तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, इसी को मैं फेडरलिज्म कहता हूं, ठीक है। अब यह क्या बोला गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर इंडिया में द पीपल ऑफ इंडिया चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकसभा थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सफरेज मतलब वोटिंग राइट। मैं क्या कह रहा हूं कि सर इंडियन जो पीपल है ना, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव किस हाउस में जाके बैठते हैं, लोकसभा में। ये डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, यानी पीपल डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव को वोट करे। देखो
यहाँ पीपल जो है ना वो डायरेक्टली इन्हें इलेक्ट कर रहा है, पीपल इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा के। और यहाँ पे लोकसभा की जो मैक्सिमम नंबर की जो स्ट्रेंथ है, यानी लोकसभा में कितने लोग हो सकते हैं 550, लेकिन करंटली 543, ये चीज याद रखना। लोकसभा में स्ट्रेंथ कितनी 550, लेकिन करंटली इंडिया में लोकसभा में 543 मेंबर्स है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर है ना वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है पीपल के द्वारा, क्योंकि पीपल ने किसको इलेक्ट किया, एमएलए को, और एमएलए ने इलेक्ट किया राज्यसभा के मेंबर को, ठीक है। और राज्यसभा में कितने मेंबर हो गए, ये हर स्टेट में राज्यसभा कितने, हर स्टेट में राज्यसभा कितने मेंबर हो गए और हर स्टेट में लोकसभा कितने मेंबर हो गए, ये डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन के लिए। आपको कमेंट करके ना मुझे एक चीज बताना कि इंडिया में लोकसभा के कितने मेंबर है करके, ठीक है। तो द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट अलोकेटेड एंड द नंबर ऑफ एमपी रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। अगर यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है ना तो यूपी के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ज्यादा हो गए, ठीक है। अगर गोवा की पॉपुलेशन कम है तो गोवा के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स कम हो गए। तो जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है ना तो लोकसभा के कितने मेंबर किस स्टेट के होंगे और राज्यसभा कितने मेंबर उस स्टेट के होंगे, डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन पर। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना कि मध्य प्रदेश में लोकसभा के कितने मेंबर है, ठीक है। अगर जो वीडियो आपको ये बताना कि आप अपने स्टेट से बता दो, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो आपको ये बताना कि मध्य प्रदेश में लोकसभा के कितने मेंबर है। और अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको बताना कि महाराष्ट्र में लोकसभा के कितने मेंबर है। इंडिया के 20 स्टेट में अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो 20 स्टेट से जो स्टूडेंट वीडियो देख रहा हो तो आपको अपने स्टेट से बताना है कि सर हमारे स्टेट में लोकसभा के इतने मेंबर है करके। और टोटल और ओवर इंडिया लोकसभा के तो 543 है, स्ट्रेंथ कितनी है 550 की, ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर है टोटल 245। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, लोकसभा राज्यसभा पे डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा We are aware that several aspects of the Indian Constitution were drawn from the Constitution of other country। देखो एक चीज याद रखना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कई लोग इसे कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना कई सारी चीजें हमने इंस्पायर होकर ली है कई कंट्रियों से। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट है, अब फंडामेंटल राइट एक्चुअली जो है ना अमेरिका से इंस्पायर होकर लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना वो आपने कहीं ना कहीं से रशिया से इंस्पायर होकर लिया हुआ है। उसी तरीके से इंडिया में जो इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी से इंस्पायर होकर लिया है। लेकिन जो हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ना वो हमने इंस्पायर हुई है ब्रिटेन से। कहां से इंस्पायर हुआ है, तो ब्रिटेन सिस्टम इंस्पायर्ड अवर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट से हमारे देश में गवर्नमेंट चलती है। पार्लियामेंट होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, लोकसभा में जिसको मेजोरिटी होगी वो देश में गवर्नमेंट चलाएगा। तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना ये इंस्पायर है ब्रिटेन से। किससे इंस्पायर है, ब्रिटेन से। तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में इंस्पायर है वो ब्रिटेन से इंस्पायर है। और उसका एक रीजन ये भी है कि इंडिया पे कॉलोनी जो थी ना वो ब्रिटिश की थी। इंडिया किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटिश की थी। तो कई सारी चीजें जो ब्रिटिश बना के रखे थे हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। कई सारी चीजें जो ब्रिटिश ने बना के रखी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट करने का जो स्ट्रक्चर था, हम कहीं ना कहीं उसी को थोड़ा बहुत कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर इंडिया में एंशिएंट अगर इंडियन टैक्स देखो तो इंडिया में महाजनपद हुआ करते थे, 14 महाजनपद हुआ करते थे। उससे भी हमने कई सारे कॉन्सेप्ट लिए। विलेज पंचायत की बात होती थी तो हमने हमारे देश में विलेज पंचायत को स्टैब्लिश करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब सर फंक्शन की अगर बात करूं तो मैंने आपको अभी बताया सर पार्लियामेंट है और दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। अब एक समझो ये आपकी क्लास है, ये 8 क्लास है, 8A और ये 8B। तो हर क्लास को ना एक कंट्रोल करने के लिए एक मॉनिटर होता है, ठीक है। अब मॉनिटर वही स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट में से बीच में से होता है। अब यहाँ पे ना लोकसभा और राज्यसभा को कंट्रोल करने के लिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा में उसे स्पीकर कहते हैं, राज्यसभा में उसे चेयरमैन कहते हैं, लेकिन वो मेंबर नहीं होता। ये चीज याद रखना कि वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूं ना तो हर हाउस, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कि सर पार्लियामेंट का हर हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इन किसी हर एक हाउस में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो उस हाउस को कंट्रोल करता है। क्यों, ताकि ये इंश्योर कर सके डिबेट एंड डिस्कशन आर कंडक्ट इन ऑर्डरली मैनर। कि सर जो पार्लियामेंट में जो डिबेट होता है, पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होता है, जो बिल पे डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है, कंट्री के प्रॉब्लम को, इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। काय की प्रॉब्लम, समोसे को डिस्कस किया जाता है। आप एक MP है इंडिया में, वो समोसे पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे देश में कहीं पे समोसा छोटे साइज का मिलता है, कहीं पे समोसा बड़े साइज का मिलता है। तो समोसा जो है उसका एक साइज होना चाहिए। बताओ यार, इंडियन पार्लियामेंट में सारी प्रॉब्लम छोड़ के डिस्कस हो रहा है कि समोसे का साइज क्या होना चाहिए करके, ठीक है। तो कहने की बात है कि यार चलो डिबेट एंड डिस्कशन टॉपिक पे आते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम होता है कि डिबेट एंड डिस्कशन को इंश्योर करना कि प्रॉपर्ली डिबेट एंड डिस्कशन हो। लोकसभा में उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीकर। और स्पीकर जो होता है ना ये लोकसभा के 543 में से कोई एक नहीं होता, ये चीज याद रखना। ये 543 जो मेंबर है ना वो इलेक्ट करते हैं किसी एक पर्सन को।
और कोई एक पर्सन जो होगा ना वो स्पीकर बनेगा, और ये स्पीकर जो होगा ना वो 543 मेंबर का पार्ट नहीं होगा, वो लोकसभा का पार्ट नहीं होगा, वो लोकसभा को कंट्रोल कर रहा होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर होता है, ठीक है, जो सेशंस को कंडक्ट करता है, वो मेंबर्स को स्पीक करने के लिए अलाउ करता है कि भैया महोदय आप बोलिए, ठीक है, महोदय आप नहीं, आप चुप बैठिए, इनको बोलने दीजिए, जब आपका समय आएगा तो मैं आपको बोलने दूंगा, ठीक है। तो वो उसका काम होता है स्पीकर का, ठीक है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना और रूल्स को इंश्योर करना, ठीक है, कि सभी लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कि आपको गाली गलौज नहीं करना है, कि आप किसी के एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो और आप उसको गालियां दे रहे हो, ठीक है, ये नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है, रूल्स को फॉलो करना है, सेशन को कंडक्ट करना है, ठीक है, ये स्पीकर का काम है। राज्यसभा में भी उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चेयरपर्सन कहते हैं, और वो चेयरपर्सन हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। आपको कमेंट करके बताना कि इंडिया का करंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है करके, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, ये बताना। और एक और चीज, इंडिया का जो पहला वाइस प्रेसिडेंट था ना, जो राज्यसभा का स्पीकर था, वो कौन था? आपको वो कमेंट करके बताना। तो एक हिंट देता हूं, इंडिया का जो पहला जो राज्यसभा का जो स्पीकर थे ना, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हीं के जन्मदिन पर हमारे देश में टीचर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब आप समझदार हो तो आप कमेंट कर ही सकते हो, ठीक है। तो लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मैं स्पीकर कहता हूँ, राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मैं चेयरपर्सन कहता हूँ, और चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इंडिया का करंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है और पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था करके, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज इज लेजिस्लेटिव फंक्शन। सर पार्लियामेंट की जो है ना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, जितनी पार्लियामेंट एक लॉ बनाने वाली बॉडी है, पार्लियामेंट क्या है? एक लॉ बनाने वाली बॉडी है, और लॉ मेकिंग बॉडी को मैं कहता हूं लेजिस्लेचर। क्या कहता हूं? लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट का एक लेजिस्लेटिव फंक्शन तो है कि पार्लियामेंट देश में लॉ बनाता है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट का लॉ बनाने वाला फंक्शन, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसकी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये समझो मैं क्या कह रहा हूं कि सर पार्लियामेंट ना लेजिस्लेटिव फंक्शन को तो परफॉर्म करता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी एक एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? वो जो लॉ को इंप्लीमेंट करता है, ऐसी बॉडी जो हमारे देश में लॉ को इंप्लीमेंट करती है। लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंट या लॉ इन्फोर्स करने वाली बॉडी। और ये एग्जीक्यूटिव होते कौन है? तो यूनियन पे यानी सेंट्रल लेवल पे, कंट्री लेवल पर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसमें होता है प्रेसिडेंट, उसमें होता है वाइस प्रेसिडेंट, और होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर होता है ना, उसे मैं कहता हूं कैबिनेट मिनिस्टर। क्या कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। आपने कभी भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अकेला देखा है? उसके साथ 4-5 लोगों को देखा है। एक अमित शाह हो गए, एक जेपी नड्डा जी हो गए, जेपी नड्डा नहीं, अमित शाह हो गए, एक आपका राजनाथ सिंह हो गए, एस जयशंकर हो गए, निर्मला सीतारमन हो गए, नितिन गडकरी हो गए। दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री। और कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री होती है। ये 20-25 लोग देश में बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में। तो ये सब जो है ना एग्जाम्पल है एग्जीक्यूटिव का। किसका एग्जाम्पल है? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का कौन कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव में आएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और लेजिस्लेटिव में कौन आएगा? पार्लियामेंट आएगा, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज चूज फ्रॉम अमॉन्ग द एमपी ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होगा? जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है ना लोकसभा में, वो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा, जो जिसे मैंने प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर चूज करेगा कि भैया मुझे एमपी किसको बनाना है। अब वो राहुल गांधी को तो एमपी नहीं, मतलब अगर आप बीजेपी के हो तो आप राहुल गांधी को तो एमपी नहीं बनाओगे, और अगर आप बीजेपी का कोई प्राइम मिनिस्टर है तो अरविंद केजरीवाल को तो एमपी नहीं बनाएगा। सॉरी, मैं बार बार एमपी कह रहा हूँ, मिनिस्टर। अगर आप बीजेपी से बिलोंग करते हो, अगर कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का, सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर मैं, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का हूं, तो क्या मैं कांग्रेस के किसी पर्सन को मिनिस्टर बनाऊंगा? क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को मिनिस्टर बनाऊंगा? नहीं। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बना है ना, तो वो अपने ही पार्टी के लोगों को क्या बनाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो सकता है या तो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, ठीक है। और ये जो मिनिस्टर्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये रिस्पॉन्सिबल हो गए लोकसभा के लिए। किसके रिस्पॉन्सिबल हो गए? लोकसभा के लिए, ठीक है, क्योंकि लोकसभा से ही गवर्नमेंट बनती है ना। आपको मेजोरिटी लाना पड़ेगा 272, ठीक है, और जिसके पास होगी गवर्नमेंट बनाएगा। पीपल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव कहाँ भेजे? पीपल तो अपने डिसीजन खुद ले नहीं सकते, इसलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, और रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में। तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कि भैया हम देश में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बताओ, पीपल को आंसर करो। और पीपल तो है नहीं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव तो है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को आंसर दो, ठीक है। टू हेल्प मेक पार्लियामेंट्री डिस्कशन एक्सेसिबल टू ऑल ट्रांसलेशन। देखो, अब पार्लियामेंट जो डिस्कशन होता है, इंडिया में 28 स्टेट है, 28 स्टेट की 22, अगर करंटली इंडिया की बात करो तो इंडिया में करंटली 22 ऑफिशियल्स लैंग्वेज है ना। तो किसी को हिंदी आती होगी, किसी को मराठी आती होगी, किसी को गुजराती आती होगी, जैसे गुजराती आती होगी उसे तमिल नहीं आती होगी, जैसे तमिल आती होगी उसे हिंदी नहीं आती होगी। इसलिए हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट की जो डिस्कशन है ना, वो कई सारे मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन में अलाउ हो जाते हैं। तो यहाँ करंटली बोला गया कि 12 लैंग्वेज में जो है ना
मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन सर्विस मिल जाएगी, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज में। तो पहले जो थी वो 12 लैंग्वेज में थी, अभी 6 लैंग्वेज और ऐड कर दी गई है। फ्यूचर में हो सकता है और लैंग्वेज ऐड कर दे, यानी आपको पार्लियामेंट्री डिस्कशन 18 लैंग्वेज में मिलेगा। आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो कि अगर भैया मैं तमिल वाला व्यक्ति हूँ, अब मैं तमिल व्यक्ति हूँ, अब मुझे नहीं पता पार्लियामेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो सब हिंदी में बातें कर रहे हैं, तो वो ट्रांसलेशन आपको तमिल में मिल जाएगा। अब मैं गुजराती व्यक्ति हूँ, मुझे तमिल नहीं आती, तो आपको गुजराती में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा होगा कि मलयालम में मिल जाएगी, मराठी में मिल जाएगी, तमिल में मिल जाएगी, गुजराती, 6 लैंग्वेज और ऐड कर दी गई, मैथिली, डोगरी, बोडो, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। तो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन हो रहा है उसको सभी लोगों तक पहुंचता है, इसलिए उसका ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। सर पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन कौन कौन से या क्या क्या? तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, लॉ मेकिंग फंक्शन, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ये चारों फंक्शन को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, द पार्लियामेंट इज डायरेक्टली इंटरेस्टेड विद अपहोल्डिंग द कोर वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि सर पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट इज डायरेक्टली इंटरेस्टेड विद द अपहोल्डिंग द कोर वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है उसको बनाए रखना, उसको उस वैल्यूज को संभाल के रखना, उस वैल्यूज के अगेंस्ट में कोई चीजें ना जाए, ये सारी चीजें देखने का काम है पार्लियामेंट। कैसे? क्या बोला गया? इनेबलिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। कि सर आपने जो है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इनेबलिंग की है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट से चल रही है। अब ये पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होगी लोकसभा और राज्यसभा के, अब राज्यसभा के तो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट एमएलए करता है, लेकिन एमएलए तो पीपल के द्वारा इलेक्टेड है। लोकसभा के जो मेंबर है वो भी पीपल के द्वारा इलेक्टेड है। इन लोगों को इलेक्ट कौन करेगा? इन्हें इलेक्ट करेगा पीपल, लेकिन ये पीपल हो गए 18+। अब वो किसी भी रिलीजन के, कास्ट के और जेंडर को डजंट मैटर। तो हम ये कहते हैं कि सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को यहाँ पे इनेबल किया है, किसके थ्रू? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू। उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन में एक और बात की है कि सर गवर्नमेंट के 3 अलग अलग ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है। मतलब लेजिस्लेटिव के पास सिर्फ लॉ बनाने की पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर है, और जुडिशरी के पास लॉ को चेक करने की पावर है। तो ये तीनों ऑर्गन के पास अलग अलग पावर है, यानी पावर को सेपरेट किया हुआ है। तो थर्ड क्या बोला गया? और साथ ही साथ पार्लियामेंट को ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंक्शन है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या कहता है? फेडरलिज्म कहता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट या मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पावर डिवाइडेड है मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। एक पूरे कंट्री के लिए स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, सॉरी, पूरे कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट एक आपकी पंचायत में या म्युनिसिपैलिटी में, ठीक है। तो ये जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म को इंश्योर करना, फंडामेंटल राइट और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को अपहोल्ड करके रखना, बचा के रखना, उनको प्रॉपर इंश्योर वे में लागू करना, किसके थ्रू? लॉ एंड पॉलिसी के थ्रू। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन को संभालना, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन को बना के रखना, किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये पहली जिम्मेदारी है। दूसरा, प्राइमरी जो रोल है पार्लियामेंट का, प्राइमरी या मुख्य जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो है लॉ मेकिंग फंक्शन। मेकिंग अ लॉ इज ए मेन ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब ऐसी बॉडी जो लॉ बनाती है, और इंडिया में लॉ बनाने वाली बॉडी को मैं पार्लियामेंट कहता हूँ, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो हमारा लेजिस्लेचर, उसका मेन ड्यूटी तो ये कि वो लॉ बनाए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड डिटेल प्रोसेस फॉर लॉ मेकिंग। अब लॉ कैसे बनता है? जैसा कानून है वैसा लॉ है। अब कानून और लॉ मतलब लॉ बनता कैसे? खाना बनाने की प्रोसेस होती है, ठीक है, वैसे लॉ बनाने की भी प्रोसेस होती है। सीधा जाके लॉ नहीं बनता, पहले आपको पार्लियामेंट के किसी एक हाउस में, पार्लियामेंट के किसी एक हाउस में, पार्लियामेंट के किसी एक हाउस में आपको बिल पास करना पड़ता है। बिल क्या होता है? बिल एक ड्राफ्ट फॉर्म होता है लॉ का। जैसे अगर आपको मैथ सॉल्व करना है, तो मैथ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप रफ में मैथ सॉल्व करते हो कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से आप मैथ सॉल्व करते हो। तो आप किसी भी तरीके से आप मैथ सॉल्व करते हो। तो अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, जो भी आप लिख रहे हो, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? मैथ पहले रफ पे सॉल्व करोगे। उसी तरीके से अगर आपको बिल लॉ बनाना है, तो लॉ क्या है? लॉ बनाने से पहले आपको पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में क्या पास करना पड़ता है? बिल, ठीक है। तो लॉ बनाना एक मेन काम है पार्लियामेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन एक डिटेल प्रोसेस प्रोवाइड करता है लॉ बनाने के लिए, और लॉ किसके फॉर्म में आता है? एक्ट के फॉर्म में आता है। जैसे आपने मनरेगा एक्ट सुना होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट सुना होगा, कि एक्ट के फॉर्म में लॉ बनता है। उसके अलावा अ बिल इज ड्राफ्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि अ बिल इज ए ड्राफ्ट लॉ इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट एंड बिकम एक्ट आफ्टर लॉन्ग प्रोसेस। कि सर एक बिल होता है, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और बिल क्या है? एक ड्राफ्ट लॉ। अगर आपको लॉ बनाना, तो लॉ बनाने के पहले जो रफ जो चीजें होती है ना, उसको बिल कहता हूं। पहले वो लोकसभा में पास होगा, किसी भी हाउस में। अगर आप देखो, या ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं,
अगर कोई बिल राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया हो या लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया हो, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बिल जो है वो या तो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी। अगर कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया तो लोकसभा से पास होकर वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा ने भी पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास आएगा और प्रेसिडेंट उस पर अपनी साइन कर देगा। क्लियर हो रहा है? तब जाके वो बिल क्या बनेगा, लॉ बनेगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, कि सर किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस लगती है। पहले वो लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा से पास होकर वो लोकसभा में जाएगा, और दोनों हाउस से पास हो गया तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास आएगा। किसके पास आएगा? प्रेसिडेंट के पास आएगा। तब जाके वो बिल क्या बनेगा, लॉ बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2000, इसको आरटीई भी कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसकी एक प्रोसेस बताई गई, केस स्टडी दी गई है यहाँ पे। जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट इंडिया में 2009 में लाया गया था। ठीक है, अब राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है कि वो इंडिया में चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब 2002 में हुआ था, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में एक राइट डाला गया था। उस राइट, वो राइट कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने के लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन को 86 बार चेंज किया गया था, अमेंड किया गया था 2002 में, और उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है ना, जो राइट टू लाइफ की बात करता, उसी में एक क्लॉज डाल दिया 21A। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ की बात करता है, उसी 21A में ये बोल दिया कि हर व्यक्ति का एक अधिकार है, हर चिल्ड्रन का, सिटीजन का ये राइट है कि उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, वो चिल्ड्रन जिसकी एज 6 से 14 साल के बीच में हो। तो उसके लिए राइट टू एजुकेशन को इंडिया में लाया गया। कहाँ पे? सबसे पहले राज्यसभा में पास किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट बनने के पहले वो बिल के फॉर्म में था, और वो राइट टू एजुकेशन बिल राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा से पास होकर फिर वो लोकसभा में लाया गया, और लोकसभा से पास होकर प्रेसिडेंट ने उस पर सिग्नेचर की, देन दिस बिल बिकम अ एक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल बताया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट का, क्यों पहले वो राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा से पास होकर फिर वो लोकसभा में पास किया गया, लोकसभा से पास होकर प्रेसिडेंट ने साइन किया, देन दिस बिल बिकम अ एक्ट। ठीक है, अब उसके बाद, अब सर देखो, जैसे यहाँ ये बोला गया कि सर एक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, एक है लॉ मेकिंग फंक्शन। अब उसी लॉ मेकिंग फंक्शन में अगर मैं बात करूं, एक है क्वेश्चन आवर। आपने देखा कि सर लोकसभा, और लोकसभा में 543 लोग बैठे हुए, लोकसभा है और लोकसभा में 543 लोग बैठे हुए। अब ये 543 लोग में से कुछ मिनिस्टर्स हो गए, कुछ प्राइम मिनिस्टर होगा, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। अब ये मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ये डिसीजन ले रहे। अब इनके डिसीजन हमारे बिहाफ में है या नहीं है, कि इनके डिसीजन गलत है, इन्होंने क्या किया देश के लिए अब तक, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकसभा में। तो इसको कहते हैं क्वेश्चन आवर्स। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर जो होता है ना लोकसभा में, एक सिलेक्टेड पीरियड है। क्वेश्चन आवर एक सिलेक्टेड पीरियड है। पार्लियामेंट के सेशन में लगने वाला जो पहला 1 आवर्स है वो क्वेश्चन आवर्स होता है। पार्लियामेंट के 3 सेशन है, मैं आगे आपको बताऊंगा। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, एक बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। पार्लियामेंट ऐसे 365 दिन देश में नहीं चलता, ठीक है, वो सेशन वाइज चलता है। और जैसे भी मानसून सेशन होगा, फिर बजट सेशन होगा, फिर विंटर सेशन होगा, और अभी विंटर चल रहा है तो विंटर सेशन लगेगा। 1 फरवरी से आपका बजट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही जो सेशन होते हैं ना पार्लियामेंट के, तो सेशन का जो फर्स्ट आवर होता है वो फर्स्ट आवर को क्वेश्चन आवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर्स कहते हैं। उस क्वेश्चन आवर्स में क्या होता है, जो एमपी होते हैं ना लोकसभा के, वो एमपी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्टिविटीज के बारे में, कि आपने देश में क्या किया है, बताइए आपने देश में क्या किया है, आपने ये पॉलिसीज लाई, इस पॉलिसीज का क्या बेनिफिट निकला, आपने ये एक्शन लिया, इस एक्शन का क्या बेनिफिट निकला, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर्टी है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्टिविटी और उनके एक्शन पर क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं लोकसभा के एमपी। अब वो चाहे अपोजिशन के एमपी हो, चाहे अपोजिशन पार्टी का लीडर हो, या बाकी कोई और लोग हो। और इस 1 आवर्स के क्वेश्चन सेशन को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर। इससे क्या होगा? इससे पार्लियामेंट क्या कर रहा है? पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बना रहा है। अब एक बार बताओ, आप घर से बाहर निकलोगे रात के 8 बजे, फिर जब घर पे आओगे तो माँ बाप आपसे पूछेंगे ना, कहाँ गया था, क्यों गया था, तो आपको आंसर करना पड़ेगा। किसको आंसर करना पड़ेगा? पेरेंट्स को। उसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो प्राइम मिनिस्टर्स होगा, जो गवर्नमेंट्स होगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जो भी मिनिस्टर्स होंगे, उन्हें लोकसभा में आंसर करना पड़ेगा।
क्योंकि लोकसभा में बैठे हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें पीपल ने भेजा हुआ है। किसने भेजा है? पीपल ने। और गवर्नमेंट कौन बना रहा? पीपल। तो आपको उन लोगों को आंसर करना पड़ेगा, इसलिए आप बोला गया कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अकाउंटेबल मतलब आपको आंसरेबल होना पड़ेगा लोकसभा के लिए, ठीक है। और आंसरेबल क्यों? क्योंकि जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको उनको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल कमेटी भी बनाई जाती है मिनिस्टर की पॉलिसीज और एक्शन को रिव्यू करने के लिए। क्वेश्चन आवर्स के अलावा मिनिस्टर की पॉलिसीज और उनकी एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए स्पेशल कमेटी भी होती है। ये स्पेशल कमेटी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के एमपी भी इंक्लूड होते हैं कि सर अगर मैंने एक स्पेशल कमेटी बनाई एबीसी करके, और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, सपोज पॉलिसी राइट टू एजुकेशन पे, और राइट टू एजुकेशन पे अगर कोई पॉलिसी है और ये पॉलिसी सही है गलत है, कितना बेनिफिट है कितना नुकसान है, इस पर ये एबीसी जो स्पेशल कमेटी होगी वो क्या करेंगे? वो रिव्यू करेगी, वो चेक करेंगे। अब स्पेशल कमेटी में जरूर नहीं कि एक ही पार्टी के लोग होंगे, अलग अलग पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। अब है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। देखो हमें पता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है पीपल के टैक्सेस के थ्रू। किसके थ्रू आता है? हम लोग, हम देश की 140 करोड़ जनता, हम गवर्नमेंट को टैक्स देती है। क्या देती है? टैक्स देती है। अब गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसा है, और गवर्नमेंट उस पैसे से क्या करेगी? अपने लिए घर बनाएगी, मतलब हमारे लिए नहीं उनके लिए बनाएगी, ठीक है। हमारे लिए क्या बनाएगी? ठीक है, सड़कें बन नहीं रही है सॉरी, ठीक है, नहीं बना दे, काम भी करते हैं, ऐसा नहीं गवर्नमेंट काम नहीं करती, काम भी करती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एक और आपका फंक्शन है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट अप्रूव एंड मॉनिटर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू द एनुअल बजट। कि सर जो पार्लियामेंट है ना वो गवर्नमेंट के बजट को, उसके एक्सपेंडिचर को अप्रूवल करती है और मॉनिटर करती है। किसके थ्रू? एनुअल बजट के थ्रू। कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है कि एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, डिफेंस पे कितना करना है, हेल्थ पे कितना करता है, रोड पे कितना करना है, सड़कों पे किया भी जाता है शायद, हाँ किया जाता है लगता है, ठीक है, पता नहीं, गड्ढे ज्यादा दिखते सड़कें कम दिखती है। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको मॉनिटर करना, उसका अप्रूवल करना, ये पार्लियामेंट का काम है। किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। और साथ ही साथ एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड टू डिफरेंट मिनिस्ट्री। जैसे एक मिनिस्ट्री डिफेंस, तो डिफेंस मिनिस्ट्री को फंड डिस्ट्रीब्यूट करना, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, फॉरेन मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री को, तो इन डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री को फंड डिस्ट्रीब्यूट करना भी किसका काम है? पार्लियामेंट का। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसको क्या करना? उसको अप्रूवल करना, मॉनिटर करना है पार्लियामेंट का काम है एनुअल बजट के थ्रू, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर अगर मुझे बिल इंट्रोड्यूस करना हो ना, चाहे मान के चलो मुझे एजुकेशन पे कोई बिल इंट्रोड्यूस करना, एजुकेशन चलो हेल्थ पर अगर मुझे कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है कि सर आजकल ना जिम जाने वाले लोगों के में ज्यादा हार्ट अटैक आ रहा है, तो मुझे उसके लेकर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है, तो वो बिल लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस होता है, आपकी मर्जी, आप कहाँ के एमपी हो। तो लोकसभा में भी पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मनी बिल है ना, मनी बिल डील विद द फाइनेंशियल मैटर, ऐसा बिल जो फाइनेंशियल मैटर से डील करता हो, टैक्सेशन से डील करता हो, गवर्नमेंट की बोरोविंग से डील करता हो, उसे मनी बिल करता हो। मनी बिल याद रखना सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये बात आपको याद रखना है कि सर मनी बिल जो है ना सिर्फ इंडिया में लोकसभा में इंट्रोड्यूस, राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। देखो नॉर्मल अगर बिल है तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, कहीं पे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस है तो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा जाएगा। लेकिन जो मनी बिल है ना, जो फाइनेंशियल मैटर से डील करता हो, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। ये बात आपको याद रखना है। और इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि इस मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। और मनी बिल को हर कोई इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो मिनिस्टर्स है यही मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप बोलोगे सर मैं तो लोकसभा का मेंबर हूं, 543 मेंबर में से मैं भी एक मेंबर हूं, चलो मैं मनी बिल को इंट्रोड्यूस करता हूं। नहीं, आपको मिनिस्टर बनना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हो तो आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो क्योंकि ये मनी बिल गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर से डील करता है, इसलिए मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा जब मैंने एनुअल बजट की बात की, एनुअल बजट की, तो बजट क्या है सर? बजट हमारे देश में 1 फरवरी को हर साल इंट्रोड्यूस किया जाता है, याद रखना। और बजट को इंट्रोड्यूस कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ये बात ऑलवेज याद रखना कि यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर बाय फाइनेंस। बजट क्या है? मान के चलो आप घर पे हो और मम्मी ने बोला कि बेटा एक काम करो, ये चिट्ठी है, और ये चिट्ठी लेके जाके घर से किराना लेकर आओ, दुकान से जाके किराना लेकर आ जाओ। आप बोलोगे 5 किलो शक्कर, 5 किलो तेल, 4 किलो चावल,
तो ये सब चीजें आप लेकर आ रहे हो, 4 नहाने की साबुन, 4 कपड़े धोने की साबुन, तो आप ये लिस्ट बना रहे हो और उस लिस्ट के हिसाब से मम्मी आपको क्या देगी, पैसे देगी। और लिस्ट के हिसाब से मम्मी आपको पैसे देगी, बोलेगी ये 500 रुपए ले और 500 रुपए में से सारे लिस्ट के सामान लेकर आ। मम्मी ने बोला जाओ सब्जी खरीद के लेकर आओ, और ये 500 रुपए है और 500 रुपए में आपको इतनी सब्जी खरीद के लेना है, 4 किलो लौकी, 5 किलो करेला, 6 किलो जो भी आपको गाजर वगैरह, मूली खरीदना, बैंगन खरीदना, आलू खरीदना है, ठीक है। तो आपको 500 रुपए में सारी चीज खरीदना है, तो आपका बजट है 500 रुपए। वैसे ही देश में एजुकेशन पे कैसे डेवलपमेंट करना है, हेल्थ पर कैसे डेवलपमेंट करना है, पॉल्यूशन किस तरीके से खत्म करना है, सड़कें अच्छी कैसे बनाना है, ठीक है, युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करना है, इन सारे चीजों के लिए एक बजट डिसाइड होता है और इस बजट को यूनियन बजट कहते हैं। और ये यूनियन बजट हमारे देश में हर साल 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है और यूनियन बजट को जो प्रेजेंट करता है उसका नाम है फाइनेंस मिनिस्टर। कौन इंट्रोड्यूस करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अब आपको एक और छोटा सा काम करना है कि कमेंट करके बताना कि इंडिया करंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो आपको कमेंट करके बताना करंटली इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है करके, ठीक है। नेक्स्ट है सर एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, कि सर पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन, पार्ट 5 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एग्जीक्यूटिव की बात करता है। आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 वो एग्जीक्यूटिव की बात करता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? देखो मैंने पहले बता दिया, एग्जीक्यूटिव मतलब वो बॉडी जो लॉ को इंप्लीमेंट करती हो, लॉ को क्या करती हो, इंप्लीमेंट करती हो। तो या एग्जीक्यूटिव फंक्शन की अगर बात करें, द प्रेसिडेंट जो है ना हेड ऑफ द स्टेट है एंड द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये एक बात थोड़ा समझो, ये कंट्री है इंडिया और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है ना वो है प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट जो होता है ना, जो हमारे देश के द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो होता है हमारे देश का वो नॉमिनल हेड होता है। उसे आप नॉमिनल हेड भी कह सकते हो या नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हो। इसे हेड ऑफ द स्टेट, अक्सर लोगों को पूछो ना हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर। उन्हें लगता है स्टेट मतलब मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात की बात कर रहा हूँ। नहीं, हेड ऑफ द स्टेट मतलब इंटायर नेशन का हेड कौन है। हमारा जो इंटायर नेशन है, इस इंटायर नेशन का जो हेड है वो है प्रेसिडेंट। इसको फर्स्ट सिटीजन भी कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसे हम लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट है, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट भी है। और प्रेसिडेंट जो है ना एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड है। नॉमिनल क्यों? नाम का हेड है। रियल पावर किसके पास है? द प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो हमारे देश की गवर्नमेंट चलाता है। प्रेसिडेंट हमारे देश की गवर्नमेंट नहीं चलाते। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है, नाम के हेड है, एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट है। रियल जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है, पार्लियामेंट को ऑर्डर समन कर सकता है और बिल पर साइन कर सकता है। ये प्रेसिडेंट का फंक्शन है, ठीक है। और सर अब प्रेसिडेंट, सपोज मेरे रिलेटिव प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला अरे एक काम करो ना, सुमित सर को मैं प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, तो सुमित सर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे क्या? जैसे यहाँ लिखा ना प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, बन जाएगी? नहीं। एक चीज याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुमित सर को आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो सुमित सर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया क्योंकि प्रेसिडेंट सुमित सर के रिलेटिव है। ऐसा नहीं, आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैंने अभी बताया कि आपको लोकसभा में, उस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी लाना पड़ेगा। आपके पास मोर देन 272 सीट होनी चाहिए, तब जाके उनमें से एक व्यक्ति क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो व्यक्ति 272 मेजोरिटी का एक व्यक्ति जो होगा ना, इसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। समझ में आ रहा? इसे अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। वो इलेक्ट होकर आया है तो उसे अपॉइंट करने का काम है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगी, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं। तो जो अपॉइंटमेंट पावर है ना प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेगा कि भैया इसे हमें ये मिनिस्टर बनाना है करके। उसके अलावा पार्लियामेंट को समन्स करेगा, ऑर्डर करेगा और बिल पर साइन करेगा। मैंने अभी बताया कि किसी भी बिल को अगर एक्ट बनना हो या लॉ बनना हो तो वो किसकी सिग्नेचर जरूरी है? प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसे हम हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। एक्ट ऑन द एडवाइस। और एक और चीज हमारे देश में ना थोड़ा समझ लो कि प्रेसिडेंट जो है ना वो एक शेर है, लेकिन ऐसा शेर जिसके मुंह में दांत नहीं है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि प्रेसिडेंट इज लाइक अ लॉयन। एक लॉयन है, टाइगर है, लेकिन ऐसा लॉयन है, टाइगर जिसके मुंह में दांत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कुछ भी काम नहीं कर सकता। एक्ट एंड ऑन द एडवाइस, एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे चलता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज ए हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट सारे काम करता है। प्रेसिडेंट हमारे देश के डिफेंस का कमांडर होता है, डिफेंस का सुप्रीम होता है।
लेकिन अगर हमारे देश में अगर चाइना पाकिस्तान के साथ अगर हमारी लड़ाई होगी तो प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा कि चाइना पाकिस्तान के साथ लड़ाई करो, वॉर करो, लेकिन प्रेसिडेंट किसके कहने पे सब करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक चीज है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करता है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर कहता है। लेकिन एक पावर है सर, कुछ तो अपने मन से करता होगा ना प्रेसिडेंट, कुछ तो अपने मन से करता होगा। एक काम करते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर। हर काम प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर करता है, लेकिन एक पावर है प्रेसिडेंट के पास, उसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। और ये डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर ये कहती है कि लोकसभा के 543 में से गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर 272 चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली, तब क्या होगा? तब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उस लोकसभा में प्रेसिडेंट जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें होगी उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को वो क्या बना देगा? प्राइम मिनिस्टर बना देगा, और उसे बोलेगा कि आपको अपनी मेजोरिटी प्रूव करना है। सपोज किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास 200 सीटें ही है, आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए 272, लेकिन नहीं है 272, आपके पास सिर्फ 200 ही सीटें हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उस पर्सन को क्या बना देगा? बोलेगा कि मैं आपको प्रेसिडेंट कहेगा कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देती हूँ, आप क्या करो, आप मुझे मेजोरिटी प्रूफ कर दो। लोकसभा में आपको मेजोरिटी प्रूफ करना पड़ेगा, और ये व्यक्ति अगर मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, ये पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, तो इंडिया में वापस इलेक्शन होगी। ठीक है, तो एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे एडवाइस पर काम करेगा, साथ ही साथ अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करेगा। ठीक है, कब? जब देश में पॉलिटिकल क्राइसिस हो, यानी नो पार्टी होल्ड अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी लोकसभा में, 272 नहीं होगी, सपोज किसी के पास 285 है और कोलिशन गवर्नमेंट भी नहीं बन रही, या किसी के पास 200 ही है और कोलिशन गवर्नमेंट भी नहीं बन रही है, तब वो क्या करेंगे? तब आप प्रेसिडेंट एक पावर यूज करेगा, डिस्क्रिशनरी पावर, और उस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा और उसे बोलेगा कि आपको मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे करते करते इंडिया में आप देखना 1989 से लेकर 2005 तक 4 तक इंडिया में 8 प्राइम मिनिस्टर रह चुके, किसी के पास मेजोरिटी थी ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी आई थिंक 10 या 14 या 16 दिन के लिए एक बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, कोई 200 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई 300 दिन के लिए बना है, कोई 600 दिन 1 साल के लिए बना हुआ है, कोई 1.5 साल के लिए बना है, कोई 2 साल के लिए बना हुआ है। तो ये जो 1989 से लेके 2004 तक का इंडिया में जो टाइम पीरियड है ना, वो पॉलिटिकल क्राइसिस थे, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, आप चेक कर लेना। और 2004 से लेके अभी 2025 तक इन 21 सालों में इंडिया में सिर्फ 2 प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। लेकिन इन जो साल था, ये जो 11-15 साल का समय था, इसमें इंडिया ने 8 प्राइम मिनिस्टर देख लिए थे। इनस्टेबिलिटी थी, किसी का मेजोरिटी नहीं हुआ करती थी, और मेजोरिटी होती भी नहीं होती थी तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती नहीं थी और वो कोलैप्स हो जाती थी। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि इंडिया में जो रियल पावर है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाता है, प्रेसिडेंट का सिर्फ नाम मात्र की पावर है, वो हेड ऑफ द स्टेट है और एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात करूं तो द प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। सर प्राइम मिनिस्टर जो ना डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे देश में रियल पावर है। डी फैक्टो मतलब रियल पावर जो है हमारे देश में वो प्राइम मिनिस्टर का है, रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। प्रेसिडेंट क्या करेगा? लोकसभा में 272 जिसको आएंगे उस मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब वो या तो उसको मेजोरिटी आना चाहिए एक पार्टी को या कोलिशन वाली पार्टी को। तो लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी होगी, सिंगल पार्टी को या कोलिशन पार्टी को, उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, और प्रेसिडेंट के कहने पर बाकी अदर क्या होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट होंगे। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ रहने वाले ये सब कैबिनेट मिनिस्टर, ये देश में क्या चलाएंगे? गवर्नमेंट चलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो रियल तो गवर्नमेंट ये चलाते हैं। प्रेसिडेंट जो है ना हमारे देश में, प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम के एग्जीक्यूटिव है। रियल पावर हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट में ये डिफेंस मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर, ये ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, ठीक है, उसी तरीके से ये फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, अलग अलग तरह के मिनिस्टर है। ठीक है, तो रियल पावर हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द एमपी इन द लोकसभा। एक ही चीज पता नहीं 100 बार क्यों लिखी जा रही है यहाँ पे कि हाँ सर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा में आपके पास क्या होना चाहिए? मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर प्राइम मिनिस्टर करता क्या है? क्या करता है प्राइम मिनिस्टर? मैं क्या करता हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। ठीक है, हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसको लीड करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री के काम को कोऑर्डिनेट करता है। होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, बात तो ऐसे करो जैसे होता है ना आलू पराठा मूली पराठा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है?
प्राइम मिनिस्टर का होता है। एडवाइस द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, साथ ही साथ नेशनल पॉलिसीज को शेप करना, देश में अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाना, देश के लिए अच्छे अच्छे लॉ बनाना, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वही डिसीजन लेते सारे, वही डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और वही गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव है, तो इनको क्वेश्चन आवर्स के थ्रू आंसर करना पड़ेगा। कहां पर? लोकसभा में। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द बिल, ज्यादातर जो बिल होते हैं, मोस्ट ऑफ द बिल दैट कम टू द पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन आर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। सर ज्यादातर जो बिल आते हैं, मनी बिल की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, जो नॉर्मल बिल हो गए जो आपके बाद में लॉ बनेंगे, तो ज्यादातर बिल जो पार्लियामेंट में आते हैं डिस्कशन के लिए वो गवर्नमेंट ही लेकर आती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव तो आपने पढ़ लिया कि सर एग्जीक्यूटिव की मैं बात करूं, एग्जीक्यूटिव कौन होगा? सर वो लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन यार दो तरह के एग्जीक्यूटिव है, एक पॉलिटिकल, एक आपके आएंगे परमानेंट। ठीक है, पॉलिटिकल मतलब प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और एक होते हैं परमानेंट, जिसे मैं कहता हूं सिविल सर्वेंट। क्या कहते हैं उसे हम? सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट क्या? एक परमानेंट ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स है, जैसे आईएएस हो गए, सिविल सर्वेंट हो गए, जो यूपीएससी या एमपीपीएससी या किसी स्टेट की पीएससी एग्जाम पास करके जाते हैं, वो सिविल सर्वेंट है, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। वो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट लॉ बना रहा है, प्राइम मिनिस्टर लॉ को इंप्लीमेंट कर, जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर ने मनरेगा लाया, राइट टू एजुकेशन लाया, क्योंकि ये लॉ बनाया, तो इस लॉ को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट कौन करेगा? कलेक्टर एग्जीक्यूट करेगा, एसडीएम एग्जीक्यूट करेगा। तो एसडीएम, कलेक्टर, ये सब किसका पार्ट है? ये सिविल सर्वेंट है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो दो तरह का एग्जीक्यूटिव पढ़ने को मिला, एक पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल में आप पढ़ोगे प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये है आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कौन? सिविल सर्वेंट। तो परमानेंट ग्रुप ऑफ ऑफिसर हु इंप्लीमेंटिंग लॉ एंड पॉलिसी, तो सिविल सर्वेंट कौन है? एक परमानेंट ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो लॉस को, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, दिस ऑफिसर ऑफन कॉल एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट, तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्वेंट, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेट भी कहते हैं। ठीक है, दे वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री, ये मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं ताकि टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट, कि कोई डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर सके। हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर सके तो आप हेल्थ पॉलिसी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करोगे, एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सको। मिनिस्टर का काम क्या है? मिनिस्टर का काम है चीजों को एग्जीक्यूट करना, कि भैया आज से हमारे देश में, ठीक है, एग्रीकल्चर में ये चीजें होगी, उसने एग्जीक्यूट कर दिया, डिसीजन ले लिया, एक्शन ले लिया, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने का काम है सिविल सर्वेंट का। ग्राउंड लेवल पर ये लोग काम करते हैं, ये रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ रेलवे भी थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने इंडिया के। ठीक है, तो ये आई थिंक अगर ऑफिशियली अगर देखो तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी है, कोई इन्हें थर्ड प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, क्योंकि पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थी, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद गुलजारीलाल नंदा प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर अगर मैं कहूँ तो। उनके बाद प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री की बात जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब ये रेलवे मिनिस्टर थे, तो यह बोला गया कि 1956 में रेलवे मिनिस्टर रहते हुए एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था और लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन कर दिया। इमेजिन करो आज देश में कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, इंडिया में कितने ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पे दिल्ली पर अटैक हो गया, पुलवामा में, कहीं पहलगाम में, इतने सारे इंडिया में टेररिस्ट अटैक कहीं ना कहीं पे चलते रहते, कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कहीं पे रेलवे एक्सीडेंट। आपने देखा किसी मिनिस्टर को इस्तीफा देते हुए या कोई मिनिस्टर रिजाइन कर? नहीं। लेकिन उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री थे, इनके टाइम पीरियड में ये जब मिनिस्टर थे ना रेलवे में, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, और जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ना तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। इन्होंने बोला भैया मैं लायक नहीं हूं संभालने के लिए, क्योंकि अगर मेरे रहते हुए ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है तो मैं किस काम का मिनिस्टर, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ही ऑफर इज रिजिग्नेशन टू दैट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दिया था। ठीक है, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। देखो आज ऐसा नहीं होता, आज तो ये अब हमारा डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेचर, कितना बचा हमारा, एक देखते कितना हुआ अभी तक, अच्छा 5 स्लाइड और बची हुई है। डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, सर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, सर लेजिस्लेटर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सर कंपोजिशन देखते हैं। लेजिस्लेचर में कौन आएगा? सर पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर में आएगा पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट हमारे देश की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, उस पार्लियामेंट में लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा और प्रेसिडेंट होगा। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? तो सर एग्जीक्यूटिव इज कंपोज ऑफ प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर। देखो यही चीजें अभी हम पढ़ के आए, यही चीज यह लिखा हुआ है कि सर लेजिस्लेचर में कौन है? पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट हमारे देश की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा होगा। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। लेजिस्लेचर का मेन रोल क्या है? सर लॉ बनाएगा। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव के वर्क को चेक करेगा।
क्वेश्चन आवर्स के थ्रू, कि ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो गवर्नमेंट बनी हुई है, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन्हें क्वेश्चन करेंगे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, क्वेश्चन आवर्स के थ्रू। तो ये आपने जो एक्शन लिया, आपने जो पॉलिसी ली, हमें आंसर दो उसका, ठीक है, आपको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। तो लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव के काम को चेक करना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है सर? लॉ को इन्फोर्स करना। पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसको इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना। मेन फंक्शन क्या क्या करेगा? कोई भी बिल, कैन इंट्रोड्यूस सम बिल इन द पार्लियामेंट, कि लेजिस्लेचर क्या कर सकता है? बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। मोस्ट ऑफ द बिल आर इंट्रोड्यूस बाय द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट। ज्यादातर बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है? एग्जीक्यूटिव। जैसे मनी बिल, मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस करेगा? एग्जीक्यूटिव, यानी वो मिनिस्टर होगा ना। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका मिनिस्टर होना जरूरी है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो कुछ बिल जो होते हैं वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन ज्यादातर बिल एग्जीक्यूटिव इंट्रोड्यूस करता है। गवर्नमेंट ज्यादातर बिल देश में लेकर आती है। उसके अलावा कीप अ चेक, लेजिस्लेचर क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव के एक्टिविटी पर, एग्जीक्यूटिव के एक्शन पर चेक करेगा, ठीक है, क्वेश्चन आवर्स के थ्रू। उससे क्वेश्चन पूछेगा, उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि आपने एक्शन लिया, पॉलिसी ली है, इसका एक्सप्लेनेशन दो, क्या इसका बेनिफिट मिला, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? उसको एक्सप्लेनेशन देगा। लेजिस्लेचर को एक्सप्लेनेशन देगा, इंफॉर्मेशन देगा कि भैया हमारे एक्शन, हमारे डिसीजन ये बेनिफिशियल है, ये हमने डिसीजन लिया है, ये इसकी इंफॉर्मेशन है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा लेजिस्लेचर को, ठीक है। एड्स एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, और एग्जीक्यूटिव का एक और काम है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा इंपॉर्टेंट मैटर पर। पार्लियामेंट के सेशन को बुला, इंक्लूडिंग कॉलिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि सर पार्लियामेंट 24 घंटे नहीं चलता या 365 दिन नहीं चलता, 3 सेशन में चलता है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। आगे मैं बताऊंगा तो कब कौन सा सेशन बुलाना है, ये प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव एडवाइस करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस को सैंक्शन करना, एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करना, बजट को सैंक्शन करना। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंशन को सैंक्शन करना, अप्रूवल करना लेजिस्लेचर का काम है। उसके अलावा प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट द बजट अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ बजट को इंप्लीमेंट करना, प्रिपेयर करना, इंप्लीमेंट करना बजट जो पार्लियामेंट ने अप्रूवल किया। तो पार्लियामेंट ने जो बजट अप्रूवल किया उसको प्रिपेयर करना और इंप्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है। उसके अलावा अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटी को कंसल्ट करना, ठीक है, और साथ ही डे टू डे मैटर पर भी कमेटी को कंसल्ट करना। तो ये बहुत इजी है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के फंक्शन, कि सर लेजिस्लेटिव क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है। और ये आपकी स्कूल में 5 मार्क के लिए आ सकता है, क्योंकि बहुत बढ़िया टॉपिक है कि पूरा देने से अच्छा स्कूल में या तो दे देगी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस क्या है बता दो करके, ठीक है। द जुडिशरी रूल ऑफ चेक एंड बैलेंस, तो सर चेक एंड बैलेंस क्या और जुडिशरी क्या है, इनको पढ़ते हैं। सर जुडिशरी मतलब क्या है? जब जुडिशरी इज ए ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ एंड सेटल द डिस्प्यूट। सर आपने मुझे 3 बार बता चुके हो, कई बार बता चुका हो कि सर 3 ब्रांच हो गया, 3 ऑर्गन हो गए गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी। और जुडिशरी गवर्नमेंट की वो ब्रांच है जो डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े को सेटल करते। पति और पत्नी का झगड़ा हो गया हो, ठीक है, आप दोनों का झगड़ा हो गया हो, ठीक है, मतलब लड़का लड़की का झगड़ा हो, हम दोनों का लड़का झगड़ा हो गया, और किसी का भी झगड़ा हो गया, तो ये सारे जो झगड़े, इन डिस्प्यूट को सेटल करने का काम है गवर्नमेंट और सिटीजन का। मेरा और गवर्नमेंट का झगड़ा हो गया, ठीक है, हो सकता है कि बड़ी बड़ी पहुंच है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के साथ अगर आपका झगड़ा हो गया हो, या फिर अगर आपका अपने पति पत्नी का झगड़ा हो गया, तो इन सारे डिस्प्यूट को, लड़ाई झगड़े को सेटल करने का काम है जुडिशरी का। साथ ही साथ इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ, जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए। अगर आपने कोई लॉ बना दिया, आपने मतलब पार्लियामेंट ने, एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ एग्जीक्यूट कर दिया, अगर वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जा रहा हो या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा हो, तो उसको इंटरप्रेट करना कि भैया आप कायदे में रहिए, आप जो लॉ बना रहे हो ना रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा, जिसपे जुडिशियल रिव्यू लगा देगा। तो जुडिशरी एक ऐसी ब्रांच है गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरप्रेट करने के लिए लॉ को और डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, ठीक है। जुडिशरी का काम क्या है? पहली बात है जुडिशरी मतलब एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। द जुडिशरी वर्क थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट, जुडिशरी किसके थ्रू काम करती है? कोर्ट सिस्टम के थ्रू। ये सारे कोर्ट, सबसे टॉप लेवल पे कोर्ट होता है ना सुप्रीम कोर्ट, इंटायर कंट्री के लिए, नेशन के लिए। स्टेट में कोर्ट होता है हाई कोर्ट, जो होता है एक स्टेट के लिए, और एक होता है आपका लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो होता है डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 3 लेवल पे कोर्ट है। इन्हीं 3 ही लेवल के कोर्ट को मैं कलेक्टिवली क्या कहता हूँ? जुडिशरी कहता हूँ। क्या कहते हैं? जुडिशरी कहेंगे, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना कि इंडिया में तो एक सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में, टोटल हाई कोर्ट कितने? टोटल इंडिया में स्टेट है 28, और 28 स्टेट में हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। लेकिन इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का मिला के एक हाई कोर्ट है, क्या नाम है उस हाई कोर्ट का? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। महाराष्ट्र और गोवा का एक हाई कोर्ट है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट।
तो ऐसे करते करते आपको ये बताना कि इंडिया में कितने हाई कोर्ट है। आपको कमेंट करके मुझे बताना कि करंटली इंडिया में कितने हाई कोर्ट है। कमेंट करके बताओ हाई कोर्ट कितने करके इंडिया में, ठीक है। तो द जुडिशरी वर्क थ्रू सिस्टम ऑफ कोर्ट। जुडिशरी किसके थ्रू काम करता है? सिस्टम ऑफ कोर्ट टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए, डेमोक्रेसी को बचा के रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी जो है ना सिस्टम ऑफ कोर्ट के थ्रू काम करता है। सबसे ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होगा हाई कोर्ट और नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट, ठीक है। और जुडिशरी एक्ट एज एन कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टडियन, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसको रखा गया है वो है जुडिशरी। जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करना कि कहीं कोई लेजिस्लेटिव, कहीं कोई एग्जीक्यूटिव, क्या कहीं कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर या कोई ऐसे लॉ या ऐसी पॉलिसीज तो नहीं लेकर आ रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो, जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो। तो इन सारी चीजों को देखना जुडिशरी का काम है। तो जुडिशरी जो है ना वो कस्टडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे आपका कस्टडियन, आपका गार्जियन कौन है? पेरेंट्स है। पेरेंट चेक करता ना कि आप सही रास्ते में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो करके, वैसे जुडिशरी चेक करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो कोई नहीं जा रहा है। उसके अलावा इंश्योरिंग दैट ऑल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की जो सारी ब्रांच है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को, रूल्स को फॉलो कर भी रही है या नहीं कर रही है करके। उसके अलावा लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए हुए लॉ को चेक करना, चेक लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव टू इंश्योर दैट दे डोंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट। सर लेजिस्लेटिव यानी जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए लॉ को चेक करना और ये इंश्योर करना कि उनके द्वारा बनाया हुआ कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो नहीं जा रहा है, ठीक है। भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन तो जुडिशरी है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला गया? चेक एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव के एक्शन को भी चेक करना कि एग्जीक्यूटिव ने कोई डिसीजन लिया, कोई एक्शन लिया है, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है। इस तरीके से जुडिशरी जो है ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को चेक करता है। ये चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? चेक एंड बैलेंस। कि भैया अगर आप लोग लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मिलके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स या वैल्यूज को वायलेट कर रहे हो, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जा रहे हो, तो इसको रोकने का काम है जुडिशरी का। जिस तरीके से पार्लियामेंट वर्क थ्रू इट्स लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट अपने लेजिस्लेचर से काम करता है, एग्जीक्यूटिव से काम कर सकता है। पार्लियामेंट वर्क थ्रू इट्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर्म्स। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेचर से भी काम करना है, एग्जीक्यूटिव से भी काम करना है, क्योंकि उसी पार्लियामेंट का पर्सन प्रेसिडेंट भी है और वो प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का भी पार्ट हो जाता है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट हो जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट का भी पार्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से जुडिशरी ना अपने कोर्ट से काम करता है। जुडिशरी वर्क थ्रू इट्स कोर्ट्स। जुडिशरी कैसे काम करता है? अपने कोर्ट से काम करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ठीक है। तो कंक्लूड करके यही बोलेगी कि द चैप्टर एक्सप्लेन हाउ लेजिस्लेटिव मेक लॉ। ये चैप्टर आपको क्या बताया कि लेजिस्लेटिव लॉ कैसे बनाएगा लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंट करेगा, जो आपका एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो लॉ को इंप्लीमेंट करेगा और जुडिशरी लॉ को चेक करेगा। तो इस चैप्टर में आप अभी तक क्या समझे? अभी तक आप ये समझिए कि लेजिस्लेटिव लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है और जुडिशरी लॉ को चेक कर रहा है। और इस तरीके से आप सेपरेशन ऑफ पावर को देख पा रहे हो कि हर ऑर्गन के पास अपना अपना रोल है, अपना अपना पावर है। लेजिस्लेटिव एक ऑर्गन है और इस लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव एक ऑर्गन है, इसका काम है लॉ इंप्लीमेंट करना। और जुडिशरी एक ऑर्गन है जिसका काम है लॉ चेक करना। तो यह सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो तीनों ऑर्गन है ना, इनके पास पावर सेपरेट सेपरेट है और तीनों ऑर्गन एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसी सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी एक ऑर्गन पावरफुल ना बने और कोई भी एक ऑर्गन एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर ना करे। यही सिस्टम जो है ना चेक एंड बैलेंस का, ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक ऑर्गन पावरफुल ना बने, ठीक है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन एट द स्टेट लेवल। कि सर ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शन है स्टेट लेवल पे कैसा है? आपने सेंट्रल लेवल पे तो देख लिया कि सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव कौन है? पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव कौन है? सर प्राइम मिनिस्टर। तो स्टेट लेवल पे कौन होगा? और सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट। उसी तरीके से स्टेट लेवल पर जो लॉ मेकिंग बॉडी है ना, वो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं। और स्टेट लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट विद लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन। यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होता है और उस पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर सकता है। और पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों होते हैं। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, और उसके भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं। उस जैसे पार्लियामेंट में आपका प्राइम मिनिस्टर भी बैठा होता है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूटिव भी है। पार्लियामेंट में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बैठे हुए, वो एग्जीक्यूटिव भी है। तो पार्लियामेंट अपने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन से यूनियन गवर्नमेंट चलाता है, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी अपनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन से स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। अब एक बात बताओ, अगर कोई लॉ, सपोज कोई लॉ है, किस पर लॉ बनाओ? मैं मैरिज पे लॉ बनाता हूं, ठीक है, मैरिज पे।
ठीक है। अब सुमित सर मैरिज पे लॉ बनाएंगे। अब मैरिज पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है और मैरिज पर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि लड़कों की शादी 21 साल में हो जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कहती है लड़कों की शादी 25 साल में हो जानी चाहिए। आप किस एज में शादी करोगे बताओ। मैरिज है ना, मैरिज एक सब्जेक्ट है और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि मैरिज की अगर लॉ अगर बनाया तो लड़कों की जो शादी है वो 21 साल में हो जाना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट कहती है 25 साल में हो जाना चाहिए। अब आप शादी कब करोगे? कंफ्यूज में हो गए आप। तो इसलिए यहाँ पे कि सर पावर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की वो बांट दी गई है कि कौन सा गवर्नमेंट किस मैटर पे लॉ बना सकता है, ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हो गए उस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हो गए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हो गए उसमें लोकल गवर्नमेंट बोलना, उस पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लिस्ट दैट हेल्प टू क्लैरिफाई द एरिया ऑन विच द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ। कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये क्लैरिफाई करती है अलग अलग एरियाज को, अलग अलग सब्जेक्ट को, उन एरिया उन सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अगर ये नहीं होता, देखो एक पिता है और पिता ने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आधी प्रॉपर्टी लड़के को दे दिया, आधी लड़की को दे दिया, ठीक है, समझो इस चीज को। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता प्रॉपर्टी को, तो लड़का कुछ और, मतलब एक लड़का पूरी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करता, दूसरा भी पूरी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करता, या डिस्प्यूट हो जाता। वैसे ही इंडिया में हर सब्जेक्ट को ना बांटा गया है कि किस मैटर पर, किस सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, उसको यूनियन लिस्ट में डाल दिया, और जिस सब्जेक्ट जिस मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है उसको स्टेट लिस्ट में नाम डाल दिया, जिस पर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। इसलिए बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एक लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और ये लिस्ट बताती है, क्लैरिफाई करती है कि आप एरिया है, सब्जेक्ट है जिस पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट की बात करूं तो अभी मैंने बताया ओनली यूनियन गवर्नमेंट, इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट हो गए, करंटली इस लिस्ट में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 97 आई थिंक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे। आपने क्या देखा करेंसी पे किसकी, ये जो नोट है 50 रुपए का नोट, ठीक है, हम 50 का ही बना सकते हैं, 50 रुपए का नोट, इस पे किसकी सिग्नेचर होती है? आरबीआई की। आरबीआई कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट का ना। कौन इसे आरबीआई कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है, किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो करेंसी पे लॉ कौन बनाएगा? करेंसी पे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्मी किसकी होती है? मध्य प्रदेश की आर्मी है क्या? गुजरात की आर्मी है? महाराष्ट्र की आर्मी है? आर्मी देश की है। तो डिफेंस पे जो लॉ बनाएगा वो कंट्री, यूनियन गवर्नमेंट होगी, वो डिफेंस सेंट्रल के लिए। आर्मी जो होती है ना वो सेंट्रल का पार्ट है, कंट्री के लिए होती है, और कंट्री के लिए जो लॉ बनाता है वो यूनियन गवर्नमेंट है। रेलवे किसी स्टेट की नहीं है, रेलवे पूरे कंट्री की है, ठीक है। तो रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, ये ऐसे मैटर जो कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नेशनल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर लॉ यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन पुलिस, आप अगर पुलिस की यूनिफॉर्म देखो ना तो पुलिस की यूनिफॉर्म पे मध्य प्रदेश पुलिस लिखा होगा, गुजरात पुलिस लिखा होगा, महाराष्ट्र पुलिस लिखा होगा, गोवा पुलिस लिखा होगा, छत्तीसगढ़ तमिलनाडु पुलिस लिखा होगा, केरला पुलिस लिखा होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है। आपने अगर कोई होता है महाराष्ट्र पुलिस बड़ी अच्छी है, कोई कहता है नहीं दिल्ली पुलिस अच्छी है, कोई कहता है गुजरात पुलिस अच्छी है, तो पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, उस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, तो पुलिस और एग्रीकल्चर जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ऐसे कई सारे 60 मोर देन 60+ सब्जेक्ट है, और इन सब्जेक्ट पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। और डिफेंस, रेलवे, करेंसी, ऐसे 97 सब्जेक्ट है, इन पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिस पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, वो सब्जेक्ट आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। बोथ गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ, कि सर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हो गए, जैसे एजुकेशन, एक एजुकेशन है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक आप एमपी बोर्ड देखोगे, एक आप महाराष्ट्र बोर्ड देखोगे, तो ये स्टेट एजुकेशन है और ये सेंट्रल एजुकेशन है। तो एजुकेशन पर दोनों लॉ बना सकता है, मैरिज पर दोनों लॉ बना सकता है, इन्वायरमेंट पर दोनों लॉ बना सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहता हूँ? जैसे एजुकेशन की अगर बात करूं तो एजुकेशन होता है ना एक सीबीएसई एजुकेशन, सर मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, कोई कहता है मैं एमपी बोर्ड से हूँ। एमपी बोर्ड मतलब सर ये स्टेट का एजुकेशन बोर्ड है, ये स्टेट का, मध्य प्रदेश का एजुकेशन बोर्ड है। सीबीएसई सेंट्रल का एजुकेशन बोर्ड है, ठीक है। तो दोनों गवर्नमेंट एजुकेशन जिस पे लॉ बना सकते हैं, जिस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। जैसे एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सपोज। अब जैसे आपने मैरिज की बात की, सर पहले जो आपने एग्जांपल दिया उसी में अभी तक हम कंफ्यूज है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कहता है 21 साल में शादी और सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है 25 साल में शादी, अब मैं शादी कब करूं? 21 साल में करूं, 25 साल में करूं, किसका लॉ मानूं, सेंट्रल का या स्टेट का? तो ये चीज याद रखना कि इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट, यदि किसी सब्जेक्ट पर, जैसे मैरिज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, यूनियन गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, तो किसी सब्जेक्ट पर दोनों गवर्नमेंट अगर लॉ बना रही है और दोनों का लॉ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है,
जैसे सीबीएसई और एमपी में एमपी बोर्ड के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैरिज में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि 21 साल में करना है 25 साल में करना है, तो यदि लॉ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए लॉ को प्रिवियल माना जाएगा। क्या कहा मैंने कि सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 21 साल में या स्टेट गवर्नमेंट ने बोला 25 साल में, तो आप 21 साल में शादी कर सकते हो। तो यहां पे क्या बोला गया कि यदि लॉ दोनों गवर्नमेंट ने किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाया और दोनों गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो, डिस्प्यूट कर रहा हो, तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए लॉ को हम प्रिवियल मानेंगे, सुपीरियर मानेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ, पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पैरेलल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो सर यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करूं, फीचर्स की अगर बात करूं, फीचर्स इस साइड में ये यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। अब पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो हमें पता है यूनियन गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है प्रेसिडेंट। कौन हेड है? प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कैसे होते पता करना है, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, उस पर आपको पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होते हैं। तो हमने प्रॉपर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का, तो वो क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन एक्चुअली में होते कैसे। हम पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पीपल नहीं करता, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। तो मैं नीचे कमेंट करके सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया हूं, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट में होगा गवर्नर, और एक गवर्नर जो होता है ना स्टेट का, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हमने अभी पढ़ा ना प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट पावर है करके, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करो, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है या जो एग्जीक्यूटिव हेड या नॉमिनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट में जो नॉमिनल हेड होता है वो गवर्नर होता है, गवर्नर, ठीक है। इसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। दोनों का जो टर्म है, जो हेड है आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर, उनका जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है वो 5-5 साल का होता है। एग्जीक्यूटिव हेड की अगर बात करूं तो नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, लेकिन डी फैक्टो रियल हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनल हेड गवर्नर है, लेकिन डी फैक्टो रियल हेड होता है चीफ मिनिस्टर। कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन कैसा होता है? तो हमने अभी बताया कि सर लोकसभा में आपको मेजोरिटी लाना पड़ेगा, कोलिशन में मेजोरिटी लाना पड़ेगा, तब जाके 543 में से आपके पास 272 होनी चाहिए, तब जाके लोकसभा में आपके पास मेजोरिटी आएगी। तो ये मेजोरिटी पार्टी या कोलिशन पार्टी का लीडर क्या बनेगा? एग्जीक्यूटिव बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। विधानसभा स्टेट में क्या होती है? इस विधानसभा, इसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आपको मेजोरिटी पार्ट लाना पड़ेगा या फिर कोलिशन में मेजोरिटी लाना पड़ेगा, तब जाके आप चीफ मिनिस्टर बन पाओगे, या लोकसभा में मेजोरिटी या विधानसभा में मेजोरिटी। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा। यहाँ जो यूनियन गवर्नमेंट जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी कहाँ पे? लोकसभा के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट होगी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर कैसा? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो। इंडिया में अगर बात करो तो इंडिया में पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए हमारा जो स्ट्रक्चर है नेशनल लेवल पे वो बाई कैमरल है, बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। तो लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया का? बाई कैमरल, 2 हाउसेस है। बाई कैमरल मतलब 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउसेस। लेकिन स्टेट में ना, मोस्ट ऑफ द स्टेट में यूनिकैमरल है, यानी सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा ही है। लेकिन इंडिया में 6 स्टेट ऐसे है जहां पे 2 हाउसेस है। जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे स्टेट लेवल पे 2 हाउसेस है इन 6 स्टेट में, ठीक है। एक हाउस का नाम है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम कहते हैं विधानसभा। एक है विधान परिषद जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो इंडिया में 6 स्टेट, आगे हम पढ़ेंगे उन 6 स्टेट का नाम। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 स्टेट में बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। यानी रेस्ट ऑफ द 24 स्टेट की अगर बात करो तो वह यूनिकैमरल है, यानी एक ही असेंबली है जिसे में लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का होगा। लेकिन इंडिया में 6 स्टेट ऐसे जब बाई कैमरल स्ट्रक्चर है, वह लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा भी है और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। उसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोअर हाउस होता है वो लोकसभा होता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो लोअर हाउस होता है जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा होता है। यूनियन गवर्नमेंट में अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा होता है, और स्टेट गवर्नमेंट में जो अपर हाउस होता है विधान परिषद कहते हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोअर हाउस का टर्म या 5 साल होता है, यहाँ पे भी लोअर हाउस का विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म 5 साल होता है। लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो स्पीकर है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो भी स्पीकर होता है।
लेजिस्लेटिव पावर है, किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, तो यूनियन गवर्नमेंट, अभी हमने पढ़ा यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट पर लॉ बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉ बना सकती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी कि सर लॉ बनाने की पावर है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट है, लॉ बना सकती है यूनियन लिस्ट पर और कॉन्करेंट लिस्ट पर। और स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करो तो स्टेट गवर्नमेंट किस पे लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पर और कॉन्करेंट लिस्ट पर। फाइनेंशियल पावर की अगर बात करो तो लोकसभा में ही सिर्फ और सिर्फ मनी बिल ओरिजिनेटेड हो सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो सिर्फ लोकसभा में कर पाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट को मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में कर पाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखो मैंने अभी आपको बताया सेंट्रल की लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या फिर इसे विधानसभा का हो। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं कि सर स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना, सेंटर में लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, लोकसभा भी है राज्यसभा भी है, दो हाउसेस है। लेकिन स्टेट का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल भी है और बाई कैमरल भी है, क्योंकि करंटली इंडिया में 6 स्टेट ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 स्टेट में बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको विधानसभा भी मिलेगा और विधान परिषद भी मिलेगा। जैसे सेंटर पे लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद भी मिलेगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिलेगी इन 6 स्टेट में। बाकी जो रिमेनिंग स्टेट होगी वहां सिर्फ यूनिकैमरल सिस्टम होगा, यानी एक ही होगा, एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। जैसे ये लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा, और लोकसभा में जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। अब सर एक लास्ट टॉपिक, हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया, अभी एक ही पेज बचा हुआ है, ठीक है। सर ये जो लेजिस्लेचर है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, इनको लॉ बनाने के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। चैलेंजेस टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर मतलब वो बॉडी जो लॉ बनाती है। तो ये जो लॉ बनाने वाली बॉडी है, इसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। सर पहला चैलेंजेस, जो मेंबर हो गए ना, ये सारे सॉरी तो ये मेंबर जो हो गए वो रेगुलर प्रेजेंट नहीं होंगे, अब्सेंट होते रहेंगे। जैसे इंडिया में एक सांसद थे, सनी देओल, आपने नाम सुना होगा। अब वो पर्सन है एक्टर, अब सनी देओल एक एक्टर है, वो गुरदासपुर से आई थिंक सांसद थे। अब वो पर्सन बॉलीवुड में मूवी बना रहे, बॉलीवुड मूवी बनाते, अब उसको आपने एक एमपी बना दिया। अब 5 साल में कितनी बार एमपी में पार्लियामेंट में जाएगा, 5 साल में एक भी बार, बड़े मुश्किल से उनकी प्रेजेंटी कितनी होगी 5 सालों में 20-25%। तो आप सोचो ना कि गुरदासपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस पर्सन को अगर आपने एमपी बनाया तो क्या वो उस एरिया के डिसीजन ले रहे होगे। जैसे कंगना रनौत को आपने एमपी बना दिया, ठीक है, मनोज तिवारी एमपी है, कहीं पे रवि किशन है, ये सब एक्टर्स है। ये गौतम गंभीर क्रिकेटर थे, वो एमपी बने हुए थे। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते, कई लोग, जैसे एक पर्सन था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो समोसा के बारे में डिस्कस करते पार्लियामेंट में। अब इंडिया में जिस देश में 40-50 करोड़ लोगों को, ये रिकॉर्ड है लोकसभा का कि 40-50 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। किसी एमपी ने बोला था लोकसभा में, और ये लोकसभा की डिबेट है, ये 40-50 करोड़ लोगों को जिस देश में राशन देना पड़ रहा हो, उस देश में आप पुअर्टी देखो किस लेवल पे हो सकती है। फिर अगर 40-50 करोड़ लोगों को अगर हमें आज भी राशन देना पड़ रहा हो, जिस देश में ट्रांसपोर्टेशन की हालत खराब हो, कि रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं, अब उस देश की पार्लियामेंट में आप समोसे के बारे में डिस्कस करते हो कि समोसे का साइज छोटा है या बड़ा है, और हर एक जगह पे समोसे का साइज एक जैसा क्यों नहीं है, कहीं पे समोसे छोटे मिलते, कहीं पे समोसे बड़े मिलते। तो ये चीजें हमारे पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। तो यही चैलेंजेस है कि सर एक तो मेंबर रेगुलर अपसेंट होते नहीं है, सॉरी प्रेजेंट होते नहीं, इनकी अपसेंटी बहुत होती है, ठीक है। नॉन कोऑपरेटिव कंडक्ट, कोऑपरेटिव नहीं होते, ठीक है। कम्युनिकेशन इनका अच्छा नहीं होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता मतलब कि एब्यूसिव वर्ड में बात करते हैं, एग्रेसिव वे में बात करते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिबेट, मैंने बताया ना उस टाइम पे डिबेट होती थी, क्वालिटीफुल डिबेट होती थी। आप पार्लियामेंट में किस लिए जाते हो, आप डिस्कस करते हो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। आपने देखा इंडिया की जो कैपिटल है ना, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है हमारी कैपिटल है दिल्ली, और दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, और इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने अभी तक किसी स्पीच में पॉल्यूशन के ऊपर डिबेट नहीं किया, डिस्कशन नहीं किया कि हमें हमारे देश के पॉल्यूशन को किस तरीके से खत्म करना है। और ना ही पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है कि हमारे देश में पॉल्यूशन जो है, जिस कैपिटल में पूरे फॉरेन से कई लोग आते हैं, विदेश से कई सारे लोग इंडिया आते हैं दिल्ली में, कि दिल्ली हमारी कैपिटल है। आप जाओगे तो किसी कैपिटल में ही जाओगे किसी कंट्री के, अब वो कैपिटल में पूरा पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। तो किसी मिनिस्टर ने, चाहे वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो चाहे कोई मिनिस्टर हो, उन्होंने पॉल्यूशन को किस तरीके से कम करना है इस पर कोई डिस्कशन ही नहीं किया। तो जो इंपॉर्टेंट डिबेट है उसकी क्वालिटी कम होती जा रही है, और क्वेश्चन आवर में डिस्ट्रप्शन बहुत हो जाता है। अगर आप किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने जाओ, प्राइम मिनिस्टर से, काउंसिल मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने जाओ, तो बार बार आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस है। उसके अलावा पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली आर मीन फॉर मीनिंगफुल डिबेट एंड लॉ मेकिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि सर जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली है, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सके, डिबेट कर सके, और देश के लिए, जो पीपल के लिए जो बेनिफिशियल लॉ है वो बना सके। लेकिन ये जो डिसरप्शन है, ये सेशन जो है, एक तो आपको
स्कूल डेली जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल डेली जाना। लेकिन ये जो पार्लियामेंट के जो मेंबर है, अगर आप देखो, इमेजिन करो अगर आपको कोई जॉब लगती ना, आपको डेली जॉब पे जाना पड़ेगा, वीक में एक दिन छुट्टी होगी, और वीक में अगर 4 संडे निकाल दो तो आपको ऑलमोस्ट जो है ना 26-25 दिन आपको जॉब पे जाना पड़ रहा है, और सालों साल जाना पड़ रहा है। लेकिन पार्लियामेंट में क्या होता है पता है, पार्लियामेंट ऐसे हर दिन नहीं लगता, पार्लियामेंट 3 सेशन में लगता है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, तीनों सेशन को मिला के 120 दिन भी अगर मैं पकड़ लूँ ना, तो 365 में से 120 दिन आप जा रहे हो, बाकी आप 250 दिन तो अब्सेंट ही हो। 250 दिन तो आपको जाना भी नहीं पड़ता है, और 120 दिन भी अगर आपको जाना पड़ रहा है तो 120 दिन भी लोग आ नहीं रहे, अब्सेंट ही बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप, और 120 दिन को भी कम कर दिया गया है, ठीक है। तो सेशन जो है बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, और कोई क्वेश्चन पूछता है डिसरप्शन हो रहा है, बिल जो है वो बहुत डिले हो रहा है। अगर वो बिल अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, राज्यसभा लोकसभा दोनों ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट साइन नहीं कर रहा, तो लॉ बन ही नहीं रहा, बिल कभी लॉ बन ही नहीं रहा। तो इससे जो हमारी प्रोसेस है ना बिल बनाने की, वो बहुत कमजोर हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा कई सारे, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो, क्या सर्च करना है आपको, सर्च करना है कि इंडिया में करंटली जो लोकसभा है ना, लोकसभा में कितने मेंबर है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। आपको 150 से 200 मेंबर मिल जाएंगे जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है, हर पॉलिटिकल पार्टी के आपको मिल जाएगा। अब इमेजिन करो, आपने बिल्ली को बोला हुआ है, बिल्ली को, म्याऊ म्याऊ करने वाली बिल्ली है, उसको बोला कि भैया आपको क्या करना है, दूध की रखवाली करना है। क्या बिल्ली दूध की रखवाली करेगी? नहीं करेगी। तो हम हमारे देश के सिटीजन किससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं देश में? उन क्रिमिनल से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो पार्लियामेंट में जितने हमने इलेक्ट करके भेजा हुआ है कि ये देश के लिए क्या बना है, एक प्रॉपर लॉ बनाए करके, ठीक है। तो मेनी रिप्रेजेंटेटिव, कई रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश के पार्लियामेंट में ऐसे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहा है, ठीक है। डिबेट ऑफन बिकम एंग्री अनप्रोडक्टिव, और डिबेट होते भी है तो डिबेट में एग्रेशन बहुत होता है, एंग्री लोग गुस्सा हो जाते हैं, और डिबेट में कोई सेंस नहीं होता, अनप्रोडक्टिव डिबेट होती है। तो ये चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं इफेक्टिव लेजिस्लेचर में। एक प्रॉपर लेजिस्लेचर को, लॉ मेकिंग बॉडी को फंक्शनिंग करने में ये चैलेंजेस आ रहा है कि सर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को बनाया तो हमने किसके लिए किया, डिबेट के लिए, लॉ मेकिंग के लिए, बट एक्चुअली में सेशन बहुत शॉर्ट हो रहे हैं, डिसरप्शन हो रहा है, बिल डिले हो रहा है, क्रिमिनल केसेस वाले रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं पार्लियामेंट में, डिबेट की क्वालिटी उस तरीके से नहीं है, इंपॉर्टेंट डिबेट की क्वालिटी कम हो चुकी है, और क्वेश्चन आवर में डिसरप्शन हो रहा है। ये सारी चीजें जो है ना हमारे देश के लेजिस्लेचर को कमजोर बनाती है, ठीक है। जैसे मैं पार्लियामेंट सेशन की बात कर रहा हूं, तो ये पार्लियामेंट सेशन को एक बार देख लेते हैं कि पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलती है। पार्लियामेंट में 3 टाइम अ ईयर, एक साल में वो 3 बार मिलती है, और पार्लियामेंट की इस मीटिंग को हम सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस मीटिंग और कॉल्ड सेशन। तो पार्लियामेंट ईयर में, साल में 3 बार मिलती है, और इस मीटिंग को हम सेशन कहते हैं। एक है आपका बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। और मैंने अभी आपको बताया कि सर बजट सेशन, इंडिया में बजट सेशन कब से स्टार्ट हुआ है? अब ये कमेंट करके आप बताओ, आपने वीडियो देख चुका है और मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और अभी आपको बताना कि सर बजट सेशन इंडिया में किस तारीख से इंट्रोड्यूस होता है, और बजट सेशन को, और बजट सेशन में जो एनुअल बजट है वो कौन सा मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, कमेंट करके बताना आपको, ठीक है। तो पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलता है, और इस मीटिंग को हम सेशन कहते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। हर ईच सेशन ऐसे सिटिंग फॉर डिस्कशन लॉ पॉलिसीज क्वेश्चनिंग द एग्जीक्यूटिव। और ये सेशन होते क्यों है? एक सेशन आपने बजट सेशन किया, मॉनसून सेशन किया, विंटर सेशन किया, और इन सेशन का जो स्टार्टिंग का 1 आवर्स होता है ना, वो क्वेश्चन आवर्स होता है। ये सेशन इसलिए होते हैं ताकि यार डिस्कशन किया जाए लॉ के बारे में, इंपॉर्टेंट लॉ को डिस्कस किया जाए, देश की पॉलिसीज पे डिस्कस किया जाए, और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन आवर्स के थ्रू। तो इन सेशन का, विंटर सेशन, मानसून सेशन, बजट सेशन का एक ही काम है, इन सेशन का एक ही काम है कि सर लॉ को डिस्कस करना, पॉलिसीज को डिस्कस करना, देश के फ्यूचर को डिस्कस करना, और जो एग्जीक्यूटिव है उनसे क्वेश्चन करना। और यूजुअली द पार्लियामेंट सिट फॉर 6 आवर अ डे ड्यूरिंग अ सेशन। और जब सेशन चलता है ना, तो सेशन में एक दिन में 6 घंटे की आपकी सेशन चलती है, ठीक है। तो आपको जैसे आप ड्यूटी पे जाते हो, काम करने जाते हो, तो आप 8 घंटे की काम करते हो, 8 घंटे के लिए जॉब करते हो। वैसे पार्लियामेंट में जो 3 सेशन चलते हैं, इन सेशन में एक एक दिन 6-6 घंटे का होता है, मतलब सॉरी एक हर दिन में जो मीटिंग चलती है ना, जो सेशन चलता है, वो 6-6 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 6 घंटे का होता है। तो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो यूजुअली 6 आवर्स का होता है, 6 आवर्स अ डे। 6 घंटे से ऊपर ये लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इनको इन्हीं को पता। तो ये साल में 3 बार मिलते हैं, 3 सेशन में मिलते हैं, साल में 3 सेशन में मिलते हैं। और तीनों सेशन में क्या होता है? लॉ को डिस्कस किया जाता है, पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है, और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। और हर सेशन का जो एक एक सीटिंग होती है वो 6-6 आवर्स की होती है, ठीक है। एक दिन में आपको 6 घंटे डिबेट, 6 घंटे सेशन चलाना, दूसरे दिन 6 घंटे चलाना। और हाँ, ये जो 6 घंटे है ना, ये बढ़ भी सकते हैं स्पेशल ओकेशंस पे। जैसे कभी कभी पार्लियामेंट की सीटिंग रातों तक चली है, रात के 12 बजे तक पार्लियामेंट चला हुआ है, 2 बजे तक पार्लियामेंट चला हुआ है, ऐसे चलते रहता है। तो यह बोला गया कि जो सीटिंग है ना, ये इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो स्पेशल ओकेशंस पे, जब आपको लगता हो कि नहीं अभी समय आ चुका है कि हमें थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए। जैसे होता है ना कि आपकी स्कूल जो है ना वो 4 बजे छूट रही होती है, आपको 4 बजे छुट्टी हो रही है, लेकिन कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसका टॉपिक बहुत अच्छा है,
तो वो 10 मिनट एक्स्ट्रा खींच लेता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा खींच लेता है, तो 4:15 बज जाते, 4:30 बज जाते हैं। स्पेशली मैं करते रहता हूँ ऐसा, ठीक है। मैं स्कूलों में नहीं, कोचिंग में करता रहता हूँ। मैं स्कूल में नहीं, कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो कोचिंग में करता हूँ कभी कभी ऐसा। 8 बजे छुट्टी होती है तो मैं 8-10 तक खींच लेता हूँ, क्योंकि वो पढ़ाने में थोड़ा चल रहा होता है कोई टॉपिक, मन नहीं करता उसको छोड़ने का, ठीक है। तो वैसे ही आप बोला कि अगर कोई सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, तो एक दिन में 6 घंटे की सीटिंग होती है, लेकिन आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, स्पेशल ओकेशन पे। अब सेम जो सेशन है ये आपका स्टेट असेंबली में भी फॉलो किया जाता है। द स्टेट असेंबली टू हैव अ सिमिलर शेड्यूल, सेम शेड्यूल आपका स्टेट असेंबली में भी होता है। अब आते हैं लास्ट में। तो सर, अगर पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हमारे लेजिस्लेचर को इफेक्टिव फंक्शनिंग में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो सर हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ ये बोला गया कि सर डेमोक्रेसी तभी स्ट्रेंथ हो सकती है, तभी स्ट्रांग हो सकती है व्हेन सिटीजन स्टे इन्फॉर्म एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। जब सिटीजन डिबेट में पार्टिसिपेट करे, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करे, पॉलिसी मेकिंग में, लॉ मेकिंग में डिबेट करे, पार्टिसिपेट करे, तब आपकी डेमोक्रेसी क्या होगी? स्ट्रेंथ हो जाएगी। लेकिन आप पार्टिसिपेट करने जाओ, डिस्कस करने जाओ, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन करो गवर्नमेंट से तो आप जेल में चले जाओगे। तो डेमोक्रेसी स्टेट व्हेन सिटीजन स्टे इन्फॉर्म एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। तो यह बोला कि सर डेमोक्रेसी तभी स्ट्रेंथ हो सकती है जब सिटीजन देश का क्या करे? इन्फॉर्म रहे, उसे पता होना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा में क्या चल रहा है, और वो डिस्कशन में, डिबेट में पार्टिसिपेट करे। पब्लिक इंगेजमेंट, डिजिटल डिबेट एंड इंटरेक्टिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव इंप्रूव द पॉलिसी मेकिंग। कि आपको क्या करना है? पब्लिक इंगेजमेंट करना है, पब्लिक में सारी चीजें डिस्कस करना है। डिजिटल यानी सोशल मीडिया पे आपको डिबेट करना है, ठीक है। सिर्फ रील्स नहीं बनाना, कच्चा बादाम करने से कुछ नहीं हो जाएगा। आपको एज ए सिटीजन आपको अपनी कंट्री में प्रॉपर एक इंप्रूव वाली पॉलिसी चाहिए ना, एक ऐसी पॉलिसी चाहिए, ऐसा लॉ चाहिए जो देश के फ्यूचर के लिए, देश की यूथ को या देश के डेवलपमेंट के काम आ सके। तो आपको इन सारे डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको आपके रिप्रेजेंटेटिव से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि भैया 5,000 रुपए की सैलरी कमाने वाले तुम सरपंच हो और तुम 50 लाख का घर बना रहे हो, कैसे? नेशन वांट टू नो, देश जानता है, पूछता है भारत कि 5,000 रुपए महीना कमाने वाला सरपंच 50 लाख का घर कैसे बना रहा है। तो आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड वो आपके लिए काम करता है, आपको उनके पीछे पीछे नहीं भागना है, ठीक है। आपके लिए वो काम करते, तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा सारी चीजें। मोर यंग एंड डाइवर्स लीडर, तो मेरे जैसे यूथ जो हो गए, मेरे जैसे यंग लीडर हो गए, ठीक है। तो ऐसे यंग लीडर और डाइवर्स लीडर को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। टेक्नोलॉजी हेल्प सिटीजन स्टे इन्वॉल्व। तो आज की जो टेक्नोलॉजी, आपको कुछ नहीं करना, सोशल मीडिया ओपन करना है, मोबाइल गूगल ओपन करना है, तो आप पूरा स्टे इन्फॉर्म रहोगे। इंडिया में बैठे बैठे आप यूरोप की जानकारी रख सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? सिटीजन को हेल्प करती है इन्वॉल्व रहे सारी चीजों में। तो आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा यंग लीडर को इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्यूचर वोटर्स प्ले अ की रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। तो जो वोटर्स है ना, फ्यूचर वोटर, आप जैसे जो भी आप 8th क्लास में होगे, कल को जाके आप वोटर्स बनोगे, तो आप डिसाइड करोगे कि आपके देश का पार्लियामेंट कैसा होगा करके, आप डिसाइड करोगे ना। आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप क्रिमिनल को वोट देना चाहते हो या किसी स्कॉलर को वोट देना चाहते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहते हो देश में अपलिफ्टमेंट लाना चाहता है, चेंजेस लाना चाहता है, रिफॉर्म लाना चाहता है, या उस व्यक्ति को देना चाहते हो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से, जो रिलीजन और कास्ट की बातें करता है। तो फ्यूचर के जो वोटर्स है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए या स्टेट असेंबली को स्ट्रेंथ करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से मिली हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और इस वीडियो के जो नोट्स है, ये नोट्स आपको काफी पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, ऐसे नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो क्लास 8 में और वो जो न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समराइज वे में इजी नोट में आप इस वीडियो को, इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हो, चैप्टर को समझ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको ऐसे इस 8, 9, 10 और सारे क्लास के आपको सोशल साइंस के हर वीडियो इजी और इजी वे में एक्सप्लेन करके मिल जाएंगे, और साथ ही साथ नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।